बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। ईद घरों पे गुजरी होगी। लॉकडाउन था, हम सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने महदूद रह के घरों में महफूज रहते हुए ईद गुजारी होगी और बेहतरीन एंजॉय किया। हाँ, बेहतरीन एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम लोग आपके सामने स्क्रीन्स पर बैठे हुए थे, जुड़े हुए थे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को घरों तक महदूद रखा जा सके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से SOPs पर अमल दरामद किया है, जिसका समर भी हमें मिल रहा है और खुशाइन चीज़ें सामने आई हैं। लाहौर में थोड़ी सी शरह फिर भी ज़्यादा है, लेकिन बाकी शहरों के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि मजमूई तौर पर जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो शरह है वो कम हुई है, जिसके बायस जो है कुछ नरमियाँ की गई हैं। देखें, हमने अच्छा काम किया तो हुकूमत ने जो अच्छे फैसले किए हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन मैं हमजा आपको साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि दिमाग को तेज़ रखना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हम अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, हर चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दिमाग जो है वो हमारी बॉडी को लेकर चलने वाला एक सबसे अहम जो रुकन समझ लें आप वो है, और हम उसको भुला देते हैं। तो कैसे करें? इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप डिफरेंट, मतलब मुश्किल है, डिफरेंट दिमाग की गेम्स खेलें जिनमें दिमाग इन्वॉल्व हो डायरेक्टली। जी बिल्कुल, जिसको कोई माइंड भी ना करे। एग्जैक्टली, जिसका कोई माइंड भी ना करे। और दूसरा आप ये करें कि आप डेली ऑफिस आते वक्त कोई डिफरेंट रास्ता इख्तियार करें। ठीक है, घर से आप निकलें, एक डिफरेंट वे लें आप और ऑफिस जाएं। ठीक है, ये भी आपके दिमाग की एक प्रैक्टिस आपको मतलब अगर आपका कराची के अंदर ऑफिस है तो आप सक्खर से होते हुए हैं? नहीं, आप ऐसा भी नहीं यार, सक्खर से होते हुए, लेकिन आप रोड चेंज कर सकते हैं। रोड मैप को चेंज करें, रूट को चेंज करें। फिर अगर हम लोग, ये हमारी प्रैक्टिस है, हम राइट हैंड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड का हमारा उतना इस्तेमाल नहीं होता, तो हमें लेफ्ट हैंड से भी बहुत सारे काम लेने चाहिए, हमें इसको भी इस्तेमाल में लेना चाहिए। हमारी आदत होती है, प्रैक्टिस होती है, हमारा काम जो है वो राइट हैंड से करते हैं। ये भी आपके दिमाग की मतलब कुछ तब्दीलियां लानी चाहिए। बिल्कुल, ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। अच्छा। और हम जिस तरह एज बढ़ रही होती है, हमारा दिमाग भी कमजोर हो रहा है। पढ़ना लिखना भी चाहिए, उससे भी पढ़ना लिखना, लेक्चर्स सुने आप, लेक्चर्स लें, लेक्चर दें, आपको नई नई चीजें सीखने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें। आप दिमाग को इस्तेमाल करें। एटलीस्ट हम कहते हैं ना, दिमाग को जंग लग जाता है। एग्जैक्टली, दिमाग जो है उसको जंग नहीं लगना चाहिए। जितना आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ही अच्छे से परफॉर्म करेगा। मुझे लगता है शाल ये कहने की कोशिश कर रही है, जो रिसर्च इन्होंने पढ़ी है उसमें शायद ये कहा गया है कि जी कि जो हम एक रूटीन में आ जाते हैं ना, उसके बाद देखें आप रूटीन में होते हैं तो आप वो काम करते चले जाते हैं। आपका दिमाग जो है ना, वो काम आप बिल्कुल उस चीज़ को ना भी सोच रहे हो तो आप वैसा कर रहे होते, तो उसको कुछ मुख्तलिफ करें ताकि आपका दिमाग काम करना शुरू करे। आपको कुछ अलहदा काम करना हो तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़े। और जो लोग ये सोचते हैं कि दिमाग इस्तेमाल करने से खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, वो बचा के रखते हैं कुछ आने वाले वक्त के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जितना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, दिमाग आपका उतना ही शार्प होता जाएगा। अब मैंने कल इशाल से पूछना है कि किस रास्ते से इशाल ऑफिस आई है, ये मैं कल पूछूंगा। अभी हम बात करेंगे SOPs के हवाले से, बात करेंगे कोरोना के हवाले से, ईद उल फितर पर, लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। SOPs पर हम सब ने मिलकर अमल दरामद किया तो मुस्बत जो है असरात वो भी हमें नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के फैर के फैलाव में नुमाया कमी अब देखी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। 6000 की सतह तक पहुंच जाने यौमिया केसेस 3000 से कम रह गए हैं, जिसके बाद NCOC ने पाबंदियों में कुछ नरमी कर दी है। कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी चल पड़ा है। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत दी गई है। NCOC ने ईद की छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन में SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया, जिसके नताइज इस वक्त हमारे सामने हैं। और आज से मार्केट्स खुल जाएंगी, तिजारती मराकज़ खुल जाएंगे, लेकिन रात 8 बजे तक जो है इनको खोलने की इजाज़त होगी। और सरकारी और निजी दफातर के औकातकार जो हैं वो भी अब बिल्कुल मामूल के मुताबिक होंगे। खैर, दफातर में जो मुलाजमीन हैं उनके 50% हाजिरी की इजाज़त ही दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुल्क में 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी आज से हो गया है। ज़राए के मुताबिक बताया गया था कि ईद की छुट्टियों के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में वैक्सीन मराकज़ दोबारा खुल चुके हैं और आप जल्द से जल्द जाके वैक्सीनेट हो जाएं। हम बार बार यही कह रहे थे कि अगर हमने SOPs को फॉलो किया तो हुकूमत की जानिब से फैसले जो हैं उनमें नरमी कर दी जाएगी, सब कुछ हमें खुला हुआ मिलेगा।
मिलेगा, और ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसी ही। असद उमर साहब ने ट्वीट की थी जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि इतवार से शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुई है 30 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए, लेकिन अभी उनकी बारी नहीं आई वैक्सीन लगवाने की, जल्दी बारी भी आ जाएगी। 40 साल से ऊपर के अफराद तो अब वॉक इन वैक्सीनेशन है ना, आप जाएं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। लेकिन माहिरीन ये भी खबरदार कर रहे हैं कि पंजाब में आइंदा 2 हफ्तों में वायरस की तीसरी लहर मजीद शदीद भी हो सकती है। और ईद उल फितर के मौके पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो जारी किए गए कोविड-19 से मुतालिक SOPs थे, उनकी खैर पंजाबियों ने खिलाफवर्जी की है। और घरों में तकारीब के अलावा शहरियों ने खाने की मार्केट्स और फूड पॉइंट्स का रुख भी किया, जिसकी वजह से वायरस की जो सूबे में बड़े पैमाने पर मुंतकिली का खतरा है वो पैदा हो गया है। हमने देखा कि मार्केट्स में लोगों का रुझान था, चाहे मार्केट्स बंद थी लेकिन खाने पीने के लिए लोग बाहर निकल रहे थे। फूड पॉइंट्स ऐसे थे जो खुले हुए थे, वहाँ पर लोगों ने रश लगा रखा था, क्यू में लोग लगे हुए थे बारबेक्यू लेने के लिए। हम उन लोगों को मतलब के रखते हैं कि जो बड़ी तादाद में होते हैं, ज़्यादा तादाद में हमने देखा कि लोगों ने खैर अमल किया है SOPs के ऊपर, तो यही वजह है कि केसेस कम हुए। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब केसेस कम हुए, कुछ नरमी भी कर दी गई है NCOC की जानिब से, लेकिन लाहौर में ये खतरा क्यों मंडला रहा है? बहुत शुक्रिया हमजा। एक तो मैं ये कहता चलूँ, जो आपकी मैंने बड़ी अच्छी डिस्कशन सुनी कि जब एवरेज ह्यूमन लाइफ में हम अपना कोई भी इंसान अपना 3% से ज़्यादा दिमाग की अहलियत नहीं यूज़ करता, 97% हम बग़ैर यूज़ किए हुए मर जाते हैं। तो बड़ी अच्छा वो आपकी डिस्कशन थी और बड़ी अप्रोप्रिएट थी। जहाँ तक आप कोविड का कह रहे हो कि देखो, कोविड का इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड के कंट्रोल हो गया या कम हो गया। ये तो इसकी नेचर है इस डिज़ीज़ की कि इट्स अ रोलर कोस्टर। तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली लाहौर में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है और सैम्पलिंग भी कम हुई है ईद की छुट्टियों में, इसलिए भी माइट भी अभी हम उसके सही पहलू देख नहीं पा रहे। अब तो टेस्टिंग अब शुरू होगी, रिज्यूम होगी, छुट्टियों में बंद थी थोड़ी, तो हमें ज़्यादा आइडिया होगा। लेकिन मेरा परसेप्शन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा बढ़ रहा है, ख़ासकर लाहौर में और पंजाब में, और हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने ताईं जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं रोका कि हम अपने आप को महफूज। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कैपेसिटी जो है वो थोड़ी हमने देखा कि टेस्ट कम किए गए ईद के डेज में छुट्टियों की वजह से, तो इस वजह से भी शायद जब लोग वापस आएंगे तो शरह बढ़ेगी या फिर चांसेस हैं ऐसे बढ़ सकते हैं। लेकिन तीसरी लहर का कहा जा रहा है कि शदीद हो जाएगी, हमें किस तरह से इससे निपटना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दोबारा से मार्केट्स जो हैं वो खुल रही हैं, दोबारा से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो शुरू हो रहे हैं। देखिए, ख्वाहिशात की तो कुर्बानी नहीं की, अब कुछ जानों की कुर्बानी कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अभी आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि हमें बेइंतहा एहतियात करनी चाहिए, इंडिविजुअली भी, एज ए फैमिली भी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी, और एज ए सूबा और एज ए कंट्री भी। और मेरा ख्याल है इंडिविजुअली हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बचाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर्ड कैसे रखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये होता है तो हमारी मोर्टेलिटी कम हो। एक आपने बताया कि उसका वैक्सीनेशन है, कि वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको होने से रोके, लेकिन आपको सीरियस चीज़ से ज़रूर रोकती है। दूसरा, विटामिन डी का हमारी अभी 2-3 स्टडीज़ आई हैं अपनी UHS की, कि जिसमें हमने शो किया कि अगर आपका विटामिन डी पूरा भी है और अगर आप थोड़ा सा विटामिन डी लेते रहते हैं किसी फॉर्म में, फूड की या दवाई की फॉर्म में, तो आपकी मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। तीसरा, अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं, ये भी हमने अभी स्टडी ये की है कि अगर आप एस्प्रिन ले रहे हैं, लो डोज एस्प्रिन, तो फिर भी आपकी मोर्टेलिटी काफ़ी कम रहती है। तो अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर रहे थे और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा, एक जो पहली चीज़ हमारे पास है वो यही है कि हम खुद को वैक्सीनेट करवाएं। 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, अब तो आप लोग चले जाएं ना, कोई चक्कर नहीं है, अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और जाकर आप वैक्सीन लगवाएं। हमारे पास दूसरा हल कोई मौजूद नहीं है। दूसरा हल यही है कि जो हमने एहतियात करनी है, और वो तो हम एहतियात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह दुनिया के अंदर लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली लोग जो है ना वो बहुत जल्दी सीरियस ले लिया था उन्होंने, हम लोगों ने उस तरह से नहीं लिया सीरियस। और अगर अभी भी हम सीरियस नहीं लेंगे तो खुदा ना खास्ता हमें शदीद सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए आप वैक्सीनेट हो जाएं और उसके बाद भी एहतियात लाजमी करें। बिल्कुल। हम जब ये सूरत हाल की सारे की बात करते हैं तो हमारा एक शोबा ऐसा है जो कि शदीद मुतासिर हुआ इससे, और वो है तालीम का शोबा।
लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट का पहिया भी चल पड़ा और मार्केट्स भी खुल गई। सब मुंतजर हैं कि तालीमी इदारे आखिर कब खुलेंगे, क्योंकि तलबा की तालीम का बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। अच्छा, कोरोना के फैलाव की वजह से जो NCOC ने फैसले किए हैं, मुल्क भर में तालीमी इदारों की बंदिश में उन्होंने तौसीह की है और 23 मई तक बंद रखने का ये फैसला किया, वरना आज से स्कूल या तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए जाने थे। ये फैसला किया गया कि जी कि एक हफ़्ता आगे किया जाए और फिर इसके ऊपर फैसला भी करना, नज़र सानी जो है इस फैसले पर भी की जाएगी, जिसके बाद हतमी फैसला भी हमारे सामने आ जाएगा। तालीमी इदारे जो हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 मई तक बंद करने का पहले फैसला किया गया था, ताहम वबा की तेज़ी से फैलाव की वजह से ये फैसला किया गया कि इसको मज़ीद बंद ही रखा जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तौसीह का जो फैसला था उसकी वजह से प्राइवेट एसोसिएशन जो है वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं। वायरस के फैलाव की वजह से मुल्क भर में हमने देखा कि इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए थे। तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से जहाँ तलबा का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, वहीं पर निजी स्कूल मालिकान भी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये है कि जल्द से जल्द स्कूल जो है वो खुल जाए ताकि बच्चों का जो तालीमी हर्ज है वो कम से कम हो सके। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मिर्ज़ा साहब, तालीमी इदारे 23 तारीख तक बंद रखने का जो फैसला किया गया है, आप लोगों से कुछ मुशावरत हुई? अगर मुशावरत नहीं हुई तब भी आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हुकूमतें जो होती है ना, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, ये बादशाह किस्म के लोग होते हैं। ये जमहूरियत का नाम लेकर आते हैं लेकिन जमहूरियत पे इनका बिलीव नहीं होता। और हम ये देख रहे हैं कि किसी भी स्टेज के ऊपर, सिर्फ एजुकेशन नहीं, किसी भी तमाम फील्ड में देख लें, अमूमन स्टेक होल्डर्स को पूछा ही नहीं जाता और माता पिता आज़ादी होती है बादशाहों को जो मर्जी वो फैसले करें। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो थर्ड वेव के बाद जो है मोस्टली तालीमी अदारे खुले हैं और जहाँ कहीं पे बंद करने की भी बात हुई है, स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया गया है और माइक्रो लॉकडाउन किया गया है। ये दूसरी और तीसरी वेव के दौरान हम ये देख रहे हैं कि ब्राज़ील में, अमेरिका में और इवन इंडिया में बहुत सी उनकी रियासतें जो है, स्टेट्स जो वो खुले हैं और जहाँ जहाँ पे इशू है, प्रॉब्लम है, वहाँ पे माइक्रो लॉकडाउन किया गया। और गवर्नमेंट अगर हमें इत्मीनान में ले, हमसे पूछे, तो यकीनन हम गवर्नमेंट को अपना ताउन भी दें। बदनसीबी ये है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर कोविड जो फैला है वो बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट के अपने जलसे जुलूस और एक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। ना ही इन्होंने अपनी जलसे जुलूस बंद किए, ना ही इन्होंने अपनी इलेक्शन की जो सरगर्मियां थी उनको बंद किए। और अब तो हम सुन रहे हैं फिर एक लॉन्ग मार्च जो है अपोजिशन वो प्लान कर रही है और अगर वो PDM का होता है तो मुझे आप बताएं ये किस बात की ये सजा दे रहे हैं इस मुल्क को, कौम को। एजुकेशन से ये तीसरा साल है मुसलसल हमें महरूम कर दिया गया, हमारी औलादों को महरूम कर दिया गया। 7.5 करोड़ बच्चा हमारा जो है वो अमलन जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो गया है। और बहुत सी हमारी जगह हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है और आपका मतलब जहाँ क्लियर एरिया है जहाँ पे जो कोविड की जो रेशो है वो भी 5% से नीचे है। सिंध में बहुत सूरत हाल है लेकिन इन्होंने किसी बात की कोई परवाह नहीं की। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था कि 5% से कम मुस्बत शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, क्या आप समझते हैं कि इस फैसले को बरकरार रखना चाहिए हुकूमत को? देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि जहां पे 8% से नीचे कोविड की रेशो है और जो इन्फेक्शन रेट है वहां तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए। इसमें जो UNO, यूनिसेफ और WHO समेत वर्ल्ड बैंक तक ने ये बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी है कि जो तालीम का नुकसान है वो कोविड से बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखते हैं तो इस वक्त कोविड ने पूरी दुनिया के अंदर 0.03% जो है इम्पैक्ट किया है और जिससे जो आपकी जो डेथ रेट है पूरी दुनिया में वो 0.03% है, जो कि पिछले 2000 साल के अंदर आने वाले जितनी पैंडेमिक्स है उसमें सबसे कम जो है शरह है, खौफनाक हद तक जिसमें डेथ रेट आई है, ये सबसे कम है। जबकि हमने ये भी देखा है कि माजी में जो पेंडेमिक आते रहे हैं वो 50% से ज्यादा जो थी उसमें डेथ रेट दुनिया की हुई है, 20% हुई है, 12% हुई है, इवन के जो स्पेनिश फ्लू था वो 2.7 पे गया। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी सूरत में ये इसकी अहमियत जो है इसमें को कमी है, इसमें एहतियात रखनी चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए, इसमें नो इशू। लेकिन
आप ये देखें, जब कंपेयर करते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा लगभग 1.5 अरब बच्चा है जो मुतासर हुआ है। पाकिस्तान के अंदर यूनिसेफ ये कह रहा है कि हमारा 4 करोड़ बच्चा मुस्तकिल तालीम से मुतासर हो चुका है। और फिर स्टैंडर्ड है कि 8% से नीचे अगर जो इन्फेक्शन रेट है तो वहां पे तालीमी अदारे जो हैं वो खुले रखने चाहिए, क्योंकि ये कोविड से बड़ा नुकसान है। तो इन हालात में बहुत जरूरी है कि जिन शहरों में 5% आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 8% से नीचे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसको फॉलो किया जाए और माइक्रो लॉकडाउन आप करें, एसओपीज को इंश्योर करें। और हमने एसओपीज को इंश्योर करके दिखाया, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने, असद उमर ने जो एनसीओसी के चेयरमैन और शफकत महमूद समेत तमाम वज़राए तालीम ने इस बात का इतराफ़ किया है, तालीमी इदारों से कोविड नहीं फैला और यकीनन तालीमी इदारों में एसओपीज को इंश्योर किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाता है, बच्चों को मास्क का इस्तेमाल बताया जाता है, टीचर्स उसको बताते हैं हैंड सैनिटाइज कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनका जो टेम्परेचर मेजरिंग होती है सब होता है। तो सोसाइटी की एजुकेशन होती है, तो लिहाजा तालीमी इदारों को बिल्कुल। काशिम मिर्जा साहब ये भी बता दीजिएगा, पहले हम बात कर रहे थे कि तालीमी इदारे का जो अमला है उसको तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगानी चाहिए, वैक्सीनेशन का अमल जो है इतना तेज़ होना चाहिए। अब तो हुकूमत ने 30 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। और असातिज़ा की बात कर ली जाए तो बड़ी तादाद में जो असातिज़ा, शायद 80 से 90% असातिज़ा वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स क्या करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि असातिज़ा ने खुद को वैक्सीनेट करवाया या नहीं करवाया? अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। देखिए, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए मैस लेवल के ऊपर वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमने बदनसीबी से इन्हिसार किया तो खरात में दी हुई वैक्सीनेशन का। हमारे पास कोई बेहतर प्लान ही नहीं था। अगर जो गवर्नमेंट का अभी तक का जो प्लान चल रहा है इसके मुताबिक तो अगर ये देखा जाए तो मजीद आपको कम अज कम 20-25 साल चाहिए वैक्सीनेशन के अमल को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास तो एटॉमिक ताकत होने के नाते जरूरत इस बात की थी कि हमारी अपनी वैक्सीन जो वो तैयार अब तक हो चुकी होती है। हमारे साइंसदान दुनिया के बेहतरीन साइंसदान हैं, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है, ये हुकूमती नाकामी है कि हम अपनी वैक्सीन तैयार करने में नाकाम रहे हैं और कोई खास बजट भी नहीं एलोकेशन हुआ। अब सुना है कुछ अगर उसमें कोई बेहतरी आनी शुरू भी हुई है, तो अगर जिस तवात्तुर से ये चल रही है तो ये तो अगले जो है 25-30 साल तो इस वैक्सीनेशन के अमल में लग जाएंगे। तब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो हैं वो 105 साल के हो चुके होंगे और अगर आबादी उस वक्त तक और मजीद बढ़ गई तो हो सकता है 2075 तक वैक्सीनेशन हो तो फिर क्या हम तालीमी इदारों को बंद रखेंगे? तब तक नहीं। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी जैसा कि अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई ये तो छुट्टियों के महीने होते हैं, गर्मी की जो छुट्टियां हैं उनका वक्त इस वक्त भी करीब है, तो क्या आप नहीं समझते कि स्कूल जो है वो तातीलात के बाद ही खुलना चाहिए, गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों को आना चाहिए स्कूल? इस मुल्क, इस कौम के साथ बहुत बड़ा इस संगीन मजाक और कोई नहीं होगा कि इस गवर्नमेंट ने तो स्वाय तातीलात खेलने के और कोई दूसरा काम नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि जैसे शायद ये T20 खेल रहे हैं इस मुल्क और कौम के बच्चों के साथ कि उनको सिर्फ तालीम की जगह पे जो है वो छुट्टियां जो हैं वो इंजॉय करवाई जाएं। यही बात है कि आपने ये देखा कि पहले साल 85 डे का सेशन, दूसरे साल कोविड की नज़र, तीसरा साल फिर इन्होंने कोविड की नज़र कर दी। तो मैं आपको ये तसल्ली देना चाह रहा हूँ, इनका इरादा वैसे भी कोविड खोलने का नहीं है, शायद 9-10 को चंद दिन के लिए खोलेंगे, बाकी इनका इरादा सितंबर के बाद ही है। लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा? सितंबर तक अगर ये एक्सटेंशन होती है छुट्टियों की तो हमारा मजीद 10,000 स्कूल हमारा बंद हो चुका है, मजीद 20,000 स्कूल बंद हो जाएगा और उसके बाद जो 15 लाख में 7 लाख टीचर छोड़ चुके हैं। हमें खदशा है कि जब ये सितंबर में खुलेगा तो मजीद 4-5 लाख टीचर स्कूल की ये फील्ड छोड़ चुके होंगे मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर। और उसके बाद फिर हमारे बच्चे जो अभी यूनिसेफ कह रहा है 4 करोड़ बच्चे मुतासर हुए हैं, तो उसके बाद सितंबर में जब ये बात चली जाएगी तो इसके अंदर मजीद एक्सटेंशन हो चुकी होगी और 7.5 करोड़ बच्चे में 2.5 करोड़ बच्चा पहले आउट ऑफ स्कूल है, जो 1 करोड़ बच्चा आ रहा था। इसका मतलब है उसके अंदर भी हमें। ठीक है काशिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे इशाल, लेकिन हमें हुकूमत पे तनकीद करते हुए एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, हुकूमत कोई भी फैसला कोविड को लेते हुए खुशी से नहीं कर रही है, मजबूरी में कर रही है और बच्चों की सेहत को देख के ये फैसले किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो फैसले लेने में आसानी होगी गवर्नमेंट को अगर हम SOPs पर अमल कर रहे होंगे और ख़ुद को जल्दी वैक्सीनेट करा रहे होंगे। गवर्नमेंट ने तो वैक्सीनेशन खोल दी है, 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अब खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो खुद को जाके वैक्सीनेट करवा सकते हैं। अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जहाँ पर हम तालीम के खर्च की बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी तो है ना, आप जाएँ वैक्सीनेट करवाएं, जितनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम बढ़ेंगे
उतनी जल्दी ये सब कुछ मामूल पे आ जाएगा। और उतनी ही जल्दी सब कुछ मामूल पे आते हुए बच्चों का तालीमी जो सिलसिला है वो भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। हम बार बार यही बात करते हैं कि एहतियात जो है वो इस वक्त लाजिम है और कोरोना SOPs जो है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो तमाम मामलात हैं वो हालात बेहतर होते ही वैसे ही मामूल पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक ले लेनी चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं नाज़रीन। बड़ा ही ये हमारा मसला रहा है, हम बार बार इस पे बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कोरोना वायरस के बायस डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो अमवात की तरफ गई। बहुत सारी अमवात हुई पैरामेडिक्स की, डॉक्टर्स की, जो कि इजहार तशवीश भी है और हमें दुख का भी सामना करना पड़ा ये सूरत हाल देख के कि जो हमारी देखभाल के लिए अस्पतालों में मौजूद थे उनको मौत से गुजरना पड़ा, उनकी फैमिलीज को इस दुख का सामना करना देखें पड़ा। जिस वक्त ये वायरस आया हमें तो चलने नहीं पता था, लेकिन जिन लोगों ने इलाज करना था उनको भी इस वायरस के बारे में कुछ इल्म नहीं था और वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे मौजूद थे। और वो ऐसी जिम्मेदारी थी कि वो ये भी नहीं कह सकते थे जी कि लॉकडाउन हो गया हम 10 दिन घर रह लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी। अब PMA ने जो एलामिया जारी किया है जिसकी हम आज बात करने लगे हैं, उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की है कि तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया जाए। और साथ ही हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जो शहीद डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं उनके ख़ानदानों के लिए ऐलान जो किया गया था, ऐलान करदा जो पैकेज था, शोहदा पैकेज, उस पर अमल दरामद भी किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है और ये बहुत ज़रूरी भी है। इलामिया के मुताबिक अब तक पाकिस्तान भर में 202 डॉक्टर्स और 30 पैरामेडिक्स जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 74 का ताल्लुक पंजाब से है, 65 का ताल्लुक सिंध से है, 53 तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा से हैं, 6 बलूचिस्तान और 1 गिलगित बल्तिस्तान और 3 का ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी है। ये वो शहादा, ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि हमारी देखभाल करते करते मौत के मुंह में चले गए। हाँ जी, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर वो ऐसे उठाई कि अपनी जानों के नजराने उन्होंने पेश किए हैं। शहीद डॉक्टर्स में सर्जन मौजूद हैं, मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स थे, जनरल फिजिशियन, इंतज़ामी अहदेदार शामिल और बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाते हुए। और PMA जो है मुश्किल की इस घड़ी में कौम की खिदमत करने वाले तमाम डॉक्टर्स को सलाम भी पेश करती है। इस एलामिया के मुताबिक ये भी कहा गया है, इशाल बात यह है कि हम लोगों ने शुरू में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हमें पता भी होता था कि जी कि एक शख्स जो है जिससे हमारा इंटरेक्शन हुआ वो कोरोना वबा में जकड़ा जा चुका है, कोरोना वायरस का शिकार हो गया, फिर भी हम डॉक्टर्स के पास नज़ला ज़ुकाम कह के डॉक्टर के पास चले जाते थे चेक करवाने के लिए। लोगों ने ऐसे किया कि जी कि पता भी है कि जी मेरे साथ अगर इशाल थी और इशाल को खुदा न खास्ता ऐसा हुआ या मुझे ऐसा हुआ तो मैं चला गया जी मुझे सिर्फ जुकाम है, और वो फिर डॉक्टर साहब जो थे वो भी उस वायरस का उन्होंने भी ट्रीट उसी तरह से किया कि शायद आम नॉर्मल नज़ला जुकाम है। उन्होंने ये नहीं देखा कि शुरू में कोविड का शिकार हो सकता है ये पेशेंट। तो डॉक्टर्स जो है बड़ी तादाद में, पैरामेडिक्स बड़ी तादाद में उससे मुतासिर हुए, कोविड में का शिकार हुए और बहुत सारी जानें इस तरह से चली गई। आप ये सोचें कि उनकी फैमिलीज इस वक्त किस दुख और कर्ब से गुजर रही होंगी। वो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, वो सोल्जर जो हैं जिन्होंने अपनी हम इसको जंग ही कहेंगे, इस वक्त हम हालत जंग में ही हैं, हम कोविड से जंग ही लड़ रहे हैं। और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे वो इस वक्त आप कह लें कि सोल्जर्स की जिंदगी उन्होंने गुजारी है या उन्होंने फ्रंट लाइन पे आके हमारे लिए सिर्फ जो है वो लड़ाई और फाइट लड़ी है। तो जिम्मेदारी हमारी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर्स तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, हमारी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी कि अगर हम कोविड में मुब्तला हो चुके हैं तो हम एटलीस्ट मास्क लगाकर सैनिटाइज होकर जाएं ताकि डॉक्टर को हमें चेक करते वक्त वो हमसे इन्फेक्ट ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना हीरोज़ का नाम दिया गया था पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, और बेशक ये हमारे हीरोज़ हैं और इनकी जितनी कदर की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, जितना एहतराम किया जाए वो कम है। कितने कितने दिन इस कोरोना वबा के दौरान जब हम सब इतने परेशान थे ये लोग अपने घरों तक नहीं गए थे। अब PMA की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो मुतालबा किया गया है, जो दरख्वास्त की गई है, जो गुजारिश की गई है, वो गवर्नमेंट से यही की गई है कि हम जो शोहदा पैकेज आप लोगों ने अनाउंस किया था
वो उनकी फैमिलीज तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये एलामिया का हम जिक्र कर रहे हैं जो PMA की जानिब से जारी किया गया है, शोहदा पैकेज की बात हो रही है, जो ऐलान किया गया था, उस हवाले से हमें कुछ बताइएगा। वो अभी तक मैच्योर हो सका है, नहीं हो सका? थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने उन हेल्थ वर्कर्स के लिए या उन अफराद के लिए कि जिन्होंने कि जंगी हालात के अंदर, जबकि हमारे पास किसी किस्म के PPEs, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, हमारे पास जो वेव आई थी उसके अंदर अपनी खिदमत अंजाम दी और अल्लाह को प्यारे होकर अपनी जान का नजराना उन्होंने पेश कर दिया। आपने दुरुस्त कहा कि हुकूमत ने ऐलानात किए और हम समझते हैं, और अभी तक जो देखने में आ रहा है, ना सिर्फ ये कि उनकी जो मतलब देना चाहिए था एक एडिशनल, वो नहीं दिया गया, बल्कि हमारे लिए बड़े ये शर्म की बात है कि उनके पेंशन के मामला जाते, उनकी फैमिली के लिए देखिए जाने वाला चला गया, उसका जज्बा था, उसकी मतलब जो भी वहां पे ड्यूटी थी अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देता चला गया। लेकिन ये हुकूमत पे और हम पे एक जिम्मेदारी है कि अपने उन शोहदा के लिए, अपने उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपने जानों के नजराने किए, अपने फराइज की अदायगी के अंदर, ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है एज अ गवर्नमेंट, एज ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम उनके बच्चों को, उनकी फैमिली की देखभाल कर सकें। आप तो कह रहे हैं कि एडिशनल जो अनाउंस की हुकूमत है वो नहीं मिले, बिल्कुल हमारा ये कहना जो है दुरुस्त है कि अभी तक हुकूमत ने अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं जो कि उसे पूरी करना चाहिए थी। मोर ओवर कि जो उनके रवायती पहले से मतलब पेंशन के मामला जात, किसी फैमिली और शहीद को देखभाल करने के लिए भी है, वो भी हुकूमत की तरफ से हमें देखने को नहीं मिलता। हम यही उम्मीद कर सकते हैं निज़ामी साहब के जल्द से जल्द पैकेज रिलीज किया जाए। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की जो सूरत हाल थी, 202 डॉक्टर्स और 30 पैरामेडिक्स की जान चली गई। TB हमले की वैक्सीनेशन के बाद अब सूरत हाल क्या है, क्या बेहतर हुई? देखिए, मैं अर्ज करूं कि एक हम कहते हैं कि 202 डॉक्टर्स और इतने हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, आई थिंक इट इज अंडर रिपोर्टेड। ये वो हैं जो कि हमारे पास रिपोर्ट हुए कि इतने लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और हमारे पास आए हैं। मैं समझता हूं कि इससे हमारी तादाद ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने क्वेश्चन प्लेस किया है कि मतलब वैक्सीनेशन के अमल की खातिर, तो वैक्सीनेशन का अमल देखें, इसमें 2-4 चीजें हैं, कुछ हमारी तरफ से, कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ से, कुछ अवामुन नास की तरफ से जो रिलेक्टेंसी देखने में आ रही है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी उसको जानता हूं, ये अपनी तरह। लेकिन इसके अंदर जो दूसरी चीज देखने की इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट हैज टू टेक सर्टेन डिसीजंस कि इसको कंपलसरी करार दे कि वैक्सीनेशन इज अ कंपलसरी इवेंट और हर शख्स को वैक्सीनेशन करवानी होगी। और दूसरा जो मैं आपके तवज्जो से एक अपील भी करना चाहूंगा और डिमांड रखना चाहूंगा हुकूमत के सामने कि ये हेल्थ प्रोफेशनल्स की फैमिली को इसेंशियल करें कि उन लोगों को भी इंटाइटलमेंट दें कि वो सब लोग वहां पे वैक्सीन करवा सकें। अभी आपके सामने किसी ने कर दिया कि 30 साल से नीचे तक, 30 साल से ऊपर तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ले आए। पंजाब के अंदर गालिबन अभी तक 40 ईयर्स तक चल रही है, 30 से ऊपर हो गया रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन है लेकिन वो नहीं रही, वो नहीं रही। वो 40 साल से हमारा ये मानना, हमारे दो इसके साथ जो मेन एक चीज है, एक तो वो लोग के लोगों की जो रिलेक्टेंसी देखी जा रही है कि लोग नहीं है, एंड यू नो कि अभी स्टिल वी आर ऑन द लोएस्ट। निज़ामी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, रिलेक्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। जब पहले 5 लाख डोजेज आई थी, हमें याद है जो कहा गया था सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी, हमने देखा हेल्थ वर्कर्स भी उस वक्त चाह नहीं रहे थे कि वह वैक्सीन लगवाएं। अब आप रुझान कुछ तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अब हम भी देख रहे हैं कि जो नंबर 70,000 पर थे वो 1.25 लाख पर चले गए, फिर 1.5 लाख पर, अब 2 लाख का हमारा टारगेट है। कुछ बेहतरी आई है, हेल्थ वर्कर्स भी, डॉक्टर्स भी, पैरामेडिक्स भी, अब कुछ रिलेक्टेंसी कम हुई है उनकी कि वैक्सीन लगवा रहे हैं? देखिए मेरे दोस्त, ये तो वही है कि बात के जितना हम इसको प्रोपोगेट करेंगे, जितनी अवेयरनेस कैंपेन रखेंगे, जितनी कंपल्शन के अंदर लेके आएंगे लोगों को, फिर उसके साथ होते हैं प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स डोंट थिंक देम दे आर द साइंटिस्ट और इसी तरह से चीजों को मान लेते हैं जैसे साइंस कहती है। हम इसे मुआशरे का हिस्सा हैं और इसी मुआशरे से सुनते हैं, इसी तरह से हम इन्फ्लुएंस लेते हैं। ये आपने दुरुस्त कहा कि लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक अवेयरनेस की आ रही है चीज, पर्टिकुलरली अबाउट हेल्थ प्रोफेशनल्स, और लोग अब जो है वो वैक्सीनेशन अपने आप को करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको वैक्सीन लगे ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सकें। यस, दैट्स राइट कि अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो आती जा रही है, एंड पीपल आर नाउ आस्किंग फॉर कि उनके साथ वैक्सीन का प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि ये चीज़ जो है इस तरीके से अमल दरामद इस पर हो सकता है कि कह दिया जाए कि ये लाजिम और मलजूम हो गई है, आपको कोरोना वैक्सीन जो है हर सूरत में लगवानी चाहिए। पैरामेडिक्स के हवाले से भी इसी तरह से होना चाहिए था कि ये लाजिम और मलजूम हो जाता कि कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिक स्टाफ उस वक्त तक हॉस्पिटल में एंटर नहीं कर सकता जब तक वो वैक्सीनेट नहीं हो जाता। क्या इस चीज़ को इंश्योर नहीं करना चाहिए था?
मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त बात कह रही हैं। आल्दो के मतलब हम समझते हैं कि इंसानी आज़ादियाँ और ये सारा अमल उसके अंदर सामने आ जाएगा हमारे, बट आई थिंक हेल्थ प्रोफेशनल्स के ये दैट शुड बी वेरी मच इसेंशियल। मैं तो उनमें से जो समझता हूँ कि लोगों के लिए भी इसेंशियल करार देना चाहिए कि शनाख्ती कार्ड अगर जाना है तो भाई अभी दुनिया जाएगी जो सारे करवा के जाएंगे। मतलब ये डंडे वाला जो काम है कि मतलब लोगों की एक हमारी रवायत बन गई है कि जब कंपल्शन सऊदी अरब जाना है तो भाई अगर हज के लिए भी जाना है तो लाओ वैक्सीनेशन कार्ड अपना, ऐसे ही है। तो देन वी एग्री। तो मैं समझता हूं कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हेल्थ प्रोफेशनल्स की खातिर ये बिल्कुल इसेंशियल होना चाहिए कि एवरी पर्सन हैज टू बी वैक्सीनेटेड। अपने आप को बचाएगा, फैमिली को बचाएगा, और हेंस उनके साथ जो है ये कम्युनिकेशन ज्यादा होती है लोगों के साथ। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उसके अपने लिए अपनी जगह रही, ही मे बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको बचाने के लिए इसेंशियल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर कोई हेपेटाइटिस सी या एड्स का मरीज खुदा न खास्ता है और हेल्थ प्रोफेशनल है तो हम कहें नहीं जी कि मेरी मर्जी है, मैंने अब अपना इलाज करवाना है या नहीं करना, नथिंग डूइंग विद इट। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है, अगर ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है तो जाहिर है कि वो एज हेल्थ प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता, उसको पहले अपना इलाज करवाना है और फिर उसने आके अपनी सर्विस। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप कंपल्शन की बात कर रहे हैं। हमने दुनिया में देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इंसेंटिव्स दे रहे हैं अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, और दूसरा ये कर रहे हैं कि वो कुछ चीज़ें आपसे वापस ले रहे हैं कि आपको जी क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, आपको फलां चेन जो है वो फास्ट फूड ही नहीं देगी। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, हुकूमतें भी कर रही हैं और प्राइवेटली भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा कर रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी के भी तो मसाइल है, अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हम कंपलसरी कर सकते हैं? आई थिंक ये आपने हुकूमत के लिए वो कहते हैं ना कि अच्छे मतलब एक मुहज़्ज़ब तरीके से आपने क्रिटिसाइज कर दिया गवर्नमेंट को। नहीं, और हम बड़ा ओपन हम चले सर मैं कह देता हूँ, मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन अगर आपने दे दिया और चाहते हैं कि मैं कहूँ तो मैं तो जरूर कहूंगा कि वी आर मतलब, और मैं तो यहाँ तक कहता रहा हूँ कि हुकूमत ने ये मतलब एक अजीब मुजरमाना गफलत की है कि हमने वैक्सीनेशन की प्रिक्योरमेंट नहीं की, एंड आई स्पीक अबाउट इट। और मैं इसमें कतई तौर पे खुदा न खास्ता कोई हुकूमती नक्काद होने के नाते से नहीं, ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। वी आर द लोएस्ट वन जो कि पाकिस्तान के अंदर। और अभी जैसे हमारे वज़रा हजरात कह रहे हैं जी पैसे का मसला नहीं है लेकिन लोगों से मिल ही नहीं रही। अब भाई ये तो लेनी तो उस वक्त ही जो पिछले साल का जून जुलाई के अंदर लोग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे, उस वक्त के लिए आप ही को पता है कि असद उमर साहब की एक मतलब स्टेटमेंट ये बड़ी मतलब रही है हमारे सारे मीडिया के ऊपर कि अगर हम इस वक्त मतलब अगर ऑर्डर प्लेस कर देते तो फिर हमें नैब भुगतना पड़ती थी। मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना किस्म की एक्टिविटीज है और गैर जिम्मेदाराना किस्म का फेल है कि जो आपकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी चाहिए। एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दी वैक्सीनेशन के वैक्सीनेशन प्रिक्योरमेंट। और दूसरे एक और आप मैं चीज शेयर कर दूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम चाइना की 4 या 5 जो वैक्सीन उनके लिए हमने यहाँ ट्रायल किए हैं। जब आप ट्रायल करते हो तो यू राइट डाउन, एक आप MOU साइन करते हो कि जब आपका ट्रायल मुकम्मल होएगा तो आप हमारे मुल्क को इतनी वैक्सीन जो है इसेंशियल करके दोगे और सस्ती दोगे। अभी आपने देखा कि ये जो हमारे साथ आ रही है 12,500 रुपए की है, 4 नहीं तो $5 इसकी प्राइस होगी, इससे ज्यादा क्या डॉलर की इसकी मतलब प्राइस हो सकती है। अगर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को जो चाइनीज से हम लेते हैं अगर चाइनीज के साथ ही करके हम वक्त के साथ कर लेते तो अभी तक मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग वैक्सीनेटेड हो चुके होते। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे बात कर रहे थे, वैसे चाइनीज वैक्सीन पाकिस्तान में साइनोफार्म को देख लें, कैंसिनो बायो को देख लें और साइनोवैक को देख लें, वो लग रही हैं बिल्कुल ऐसा ही लग रही हैं। और लेकिन सबसे पहले लगनी भी बिल्कुल वही शुरू हुई हैं और ज़्यादातर जो है मेरे ख्याल में रुझान भी लोगों का यही है। और मज़ीद अगर वैक्सीनेशन हम लोग जैसे आगे एजेस के लिए खोलते चले जा रहे हैं, हमें वैक्सीन वैसी मंगवानी भी ज़्यादा पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में जो हमें बहुत ही हमजा एक मसले का सामना करना पड़ा, हमारी आवाम दुआइयाँ देती रही, हमें उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। महंगाई की बात महंगाई की बात होनी चाहिए। रमज़ान में तो हमने देखा आवाम रिलीफ से महरूम रहे, ईद पर भी महंगाई ने उधम मचाए रखा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तमाम तर हुकूमती दावे एक तरफ रहे, इक़दामात के बरक्स मुल्क भर में महंगाई का जो जिन था वो बोतल से बाहर ही हमें नजर आया। हाँ जी, और इसका नतीजा ये निकला इशाल कि अशिया ज़रूरिया जो हैं जो आम इंसान की पहुँच से बिल्कुल बाहर होती जा रही हैं, लोग परेशान रहे हैं। शहरियों के लबों पर एक ही सवाल रहता है कि कहाँ गए वो रिलीफ के वादे, कहाँ हैं महंगाई ख़त्म करने के दावे। और इस वक्त मुल्क भर में फल और सब्जियों की कीमतें
आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत से क्वेश्चन किया जाए, ज़िला इंतज़ामिया से क्वेश्चन किया जाए, जिससे भी आप सवाल कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या कर रही हैं, ये सवाल आप उठाएं तो कुछ जवाब आपको नहीं। अच्छा, हम तो सिर्फ सब्जियों और फल की ही बात नहीं है, ईद पर मटन और बीफ भी देखें तो बेचने वालों ने नरखों में मनमाना इजाफा कर रखा था, जबकि चिकन की कीमतें भी बहुत पहले से ही आउट ऑफ कंट्रोल थी। रमज़ान में हमने इस पर बात भी की। लाहौर, कराची समेत दूसरे शहरों में भी मुर्गी का जो गोश्त था वो 400 से 500 के करीब बिक रहा था। मतलब ये रिकॉर्ड महंगाई थी जो कि देखी गई है, और इतना मुर्गी का जो गोश्त था वो महंगा हो गया कि गरीब तो वो भी नहीं खरीद सकता था। बकरे का या बीफ या मटन वो तो बड़ी दूर की बात थी। हमने घर में रहना था ना इस लॉकडाउन के दौरान, तो घर में जब रहना था कुछ खाना पीना भी था, तो ये मसाइल थे। इदारा शुमारियात की बात करते हैं, उनके मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 17.5% रही है, और मुर्गी और आटा समेत 18 अशिया ज़रूरिया जो हैं वो महंगी हुई हैं, और आम बाज़ारों में सरकार की जानिब से जो मुकर्रर करदा नर्ख हैं उनको भी दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे कंट्रोल करने में हुकूमत जो है वो नाकाम नजर आई। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ क्या करती रही, हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया का जो किरदार है उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि आसानी हो जाती है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को तनकीद का जितना भी निशाना बनाया जाए वो आसानी हो जाती है बाकियों के लिए। ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही थी वहाँ पर, उनको जब एक गवर्नमेंट ने एक रेट्स फाइनल कर दिए हैं, वो जो उन पर तो आप अमल दरामद करवा लें कम अज़ कम, और फिर सब कुछ वफाकी हुकूमत पर डाल दिया जाता है। ये भी एक हमारा मसला है। हुकूमतों का भी तो फर्ज बनता है कि वो भी अपना अपना बोझ जो है वो खुद उठाएं, और जैसा सब 18वीं तरमीम की बात करते हैं, और जब ये आपके अंडर आ गई है एक चीज़, वो जिम्मेदारी आप उठाने को तैयार नहीं है। वो आप चाहते हैं कि ये बोझ वफाक को ही उठाना पड़े, और लोगों को ये बात समझ ही ना आए कि भाई ये भी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हमारे साथ ही मौजूद हैं माहिर मुआशियात फरहान साहब भी, उनसे ही जान लेते हैं आखिर क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। फरहान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कहिएगा, हुकूमत ने जो महंगाई पर काबू पाने के बड़े बड़े दावे किए थे, वज़ीर आज़म खुद भी मैदान में हमें नजर आए, मगर हुकूमत की एक नहीं चली। आखिर वजह क्या है? हुकूमत मुनाफाखोरों के सामने इतनी बेबस क्यों नजर आती है? जी बहुत शुक्रिया। आपने सूबाई हुकूमतों पे जिम्मेदारी डाली तो है अपने इंट्रो में, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि मुल्क में 4 जो बड़े सूबे हैं उनमें से 3 सूबे वफाकी हुकूमत चला रही है, यानी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब जिसके बारे में लोग आम तौर पे ये कहते हैं कि सूबा पंजाब तो वज़ीर आज़म इमरान खान की ईमा पे चलता है, और पंजाब में पाकिस्तान की तकरीबन 60% आबादी रहती है। इतनी आबादी है कि दुनिया के कई मुल्कों से ज़्यादा है। अब पिछले 2 साल से पंजाब की हुकूमत पे तनकीद भी हो रही है, पंजाब की हुकूमत की नाकामी की बातें भी हो रही हैं, लेकिन महंगाई की बात आए तो हमें, जैसे वो अभी हाल ही में आपने देखा फिरदौस आशिक अवान साहब का एक वाक़या हुआ सियालकोट में, वो कैमरास के सामने उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज में एक असिस्टेंट कमिश्नर से तनकीद तो की, लेकिन क्या उस तनकीद के नतीजे में हुकूमत का असर रसूख बढ़ा? क्या हुकूमत का किरदार ज़्यादा फ़ाल हुआ महंगाई के हवाले से? वो उस फ्रंट पे हमें बिल्कुल नाकामी नज़र आती है। इसका मतलब ये है कि ये वफाकी हुकूमत की ही दरवाजे पे जाके सारे के सारे मसाइल बैठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म बिलखुसूस अगर पंजाब के वज़ीर आला को बार बार उनका दिफा करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं, और हुकूमत भी उनका दिफा करती है, और वो हुकूमत सूबाई हुकूमत नाकाम है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है बुखारी साहब, अब हमने देखा वज़ीर ख़जाना हमारे तब्दील हुए, उन्होंने ये बात की कि ये कोई तरीका नहीं है कि सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाए। फिर हम मुआशी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, उसका क्रेडिट भी लेते हैं, हम अक्सर ट्वीट्स भी करते हैं। वो मुआशी इस्तेहकाम हमें आम आदमी की ज़िंदगी में नज़र क्यों नहीं आता? हमें मज़ीद कितना वक्त लगेगा, मज़ीद कितना वक्त मुश्किल है? जी वो तो देखिए ना, ज़ुबान आम को नकारे खुदा समझो वाली बात है कि आम लोगों के दरमियान
ये एक मजाक सा बन गया। लोग अजराए मजाक एक दूसरे को कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है जी। अब पिछले 2.5 साल से तकरीबन 3 बरस हो चले हैं, हम ये सुनते आए हैं वजीर आजम से कि जी आप घबराएं मत या आपने घबराना नहीं है। अब वो ये भी बता दें कि कब तक लोग ना घबराएं, क्योंकि नए वफाकी वजीर खजाना ने बिल्कुल सही बात की है। हुकूमत की नाकामियां रही हैं, लेकिन क्या महंगाई के हवाले से, आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी के हवाले से क्या ये नाकामियां अब करीब हैं कि ये कामयाबी में तब्दील हों? ऐसा नज़र नहीं आता। और इसीलिए आपने जो अपने इंट्रो में बात की, और ये सही है कि ईद की छुट्टियों में कहा तो गया कि जनाब आम लोग क्या बल्कि सब लोग घर पे बैठे। फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके मसाइल भी तो कोई हल करे, और जो मुश्किलात हैं उन पे काबू करने वाली बात जो है वो कहाँ है, नज़र नहीं आती। अच्छा बुखारी साहब, मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब जो है वो हमें कहते हुए नज़र आए कि हुकूमत जो है वो महंगाई कम करने में या काबू पाने में नाकाम नज़र आती है। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने महंगाई के जिन के सामने घुटने टेक दिए हैं, हार मान ली है? भाई देखिए ना, अब अगर वज़रा ये कह रहे हैं, वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं, तो फिर कोई मसला तो है ना। और एक तरफ तो जाहिर है ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अगर वज़रा इतने ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत कामयाब नहीं हुई, तो फिर ये नाकामी का इतराफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ फिर जो बड़ा और अहम सवाल है वो ये है कि उस नाकामी को तब्दील करने के लिए और उस नाकामी पे काबू पाने के लिए, ताकि वो कामयाबी में तब्दील हो, हुकूमत वक्त क्या करना चाहती है ये हमें मालूम तो हो। अभी तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, बात दुरुस्त है कि ये हमें मालूम है कि महंगाई है, गवर्नमेंट ये बात जानती है, तो फिर कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी आना चाहिए, ऐसी पॉलिसी भी आनी चाहिए कि जिससे इस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि अब जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जा रहा है, अवाम की तो मुश्किलात हैं ही, हुकूमत की मुश्किलात भी बढ़ती चली जाएंगी। आप भी इलेक्शन की तरफ बढ़े, अवाम में वापस जाना ही पड़ेगा। और अवाम जो है इस वक्त खासे हुकूमत से नाला नज़र आते हैं, क्योंकि हर चीज़ उन्हें महंगे दामों पर ख़रीदनी पड़ रही है। वो चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद हो, चाहे फिर बाकी के दिन हो, महीने हो, उनके लिए तो हालात वक्त एक ही जैसा है। हाँ, उनकी मैशत जो किचन है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना वबा के दौरान मुस्तहिक अफराद के लिए हुकूमती कोशिशों का अब आलमी सतह पर एतराफ़ किया जा रहा है, और आलमी बैंक ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का शुमार आलमी सतह के पहले 4 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम्स में कर लिया, जो कि बिल्कुल ऐसा ही खुशाइन बात है। आलमी बैंक ने आलमी सतह पर कोविड-19 से निपटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि 20 मार्च 2020 से 14 मई 2021 के दरमियान समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर गैर मामूली इजाफा हुआ है। 222 ममालिक में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे बनाए गए हैं या उन पर अमल दरामद किया गया है। हाँ, और लोगों की शमूलियत की तादाद के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान आलमी सतह पर 4थे नंबर पर है, और 100 मिलियन से ज़्यादा आबादी की बात कर ली जाए, उनकी शमूलियत की बात कर ली जाए, तो उस लिहाज से आलमी सतह पर पाकिस्तान का 3रा नंबर बनता है। और आलमी बैंक के मुताबिक इस सिलसिले में सिर्फ मुंतखब ममालिक ने मुतासर कुन 6 हिस्सों का हदफ भी हासिल कर लिया है। और वज़ीर आज़म साहब ने भी ट्वीट किया, सानिया निश्तर साहिबा को मुबारकबाद उन्होंने पेश किया है कि बेहतरीन प्रोग्राम था आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको एग्जीक्यूट भी किया। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान का एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम इनमें से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक एहसास प्रोग्राम को इन प्रोग्राम्स में आला मुकाम हासिल है, जिन्होंने मनसूबाबंदी के मुकाबले में असल कवरेज रेट के लिहाज से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। जैसे कि हमजा ने बताया भी कि वज़ीर आज़म ने इस हवाले से मुबारकबाद भी दी है सानिया निश्तर को कि ये प्रोग्राम जो है वो किस
अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया और कितने अच्छे से लोगों तक उसके समरात पहुंचे। हाँ जी, ऐसे ही है। बहुत मुश्किल वक्त था। तमाम ममालिक ने कुछ कोशिश की है, जो अगर हमें टॉप 4 में रखा जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और हुकूमत ने जो काविशें की हैं उस हवाले से भी एक मुस्बत चीज़ है। बात करेंगे डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको गुफ्तगू में शामिल करेंगे। इरफान मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये आलमी बैंक ने एहसास हंगामी कैश प्रोग्राम जो है उसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ के 4 सर-ए-फ़हरिस्त आलमी प्रोग्राम्स में शामिल कर लिया है। एक तो ये प्रोग्राम की कितनी बड़ी कामयाबी है, साथ इसकी ज़रूरत के ऊपर और इसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर ये कितनी बेहतर चीज़ है कि इसकी ज़रूरत भी थी और एग्जीक्यूशन भी बेहतर हुई। जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम मौजू है। ये जो रिपोर्ट है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये जैसे आपने कहा कि मार्च 2020 से लेकर मई 2021 तक तो 220 मुल्क और टेरिटरीज जो हैं पूरी दुनिया की, उनके कोई 3300 प्रोग्राम्स को एनालाइज किया गया है और जो सोशल प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उनको इसमें देखा गया है। और बड़ी अहम बात यह है कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें कोविड के 2-3 स्पैन आए हैं और जो वेव्स जिनको कहते हैं, और उसमें लॉकडाउन्स हुए हैं, बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो उसमें देखा गया है कि कौन से ममालिक हैं जिन्होंने ज़्यादा बेहतर अपने लोगों को, ख़ासतौर पर जो गरीब और वल्नरेबल शहरी हैं, उनको कितना फैसिलिटेट किया है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने यकीनन एक बेहतर माइलस्टोन अचीव किया है कि पाकिस्तान इस वक्त जो कवरेज के हिसाब से, जैसे आपने जिक्र किया 100 मिलियन यानी 10 करोड़ लोगों तक हमारी हुई है। और ये एक खुशाइन बात है, लेकिन इंडिया से फहरिस्त है उसने कोई तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक अपना ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पहुंचाया है। बाकी ममालिक, लेकिन अहम बात ये है कि पाकिस्तान ये जो एहसास प्रोग्राम है ये 2019 से शुरू हुआ है, यानी प्री कोविड टाइम से। तो ये देखा कि जो कोविड के दिनों में इसमें को 281% इजाफा हुआ है, यानी हमने बेइंतहा स्पेंड की है, बढ़ाई है कोविड की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन से गरीब के लिए मुश्किल था रोज़गार, और जो अपनी खुद रोज़गार करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी तमाम आमदनी के ज़रिए। कम अज़ कम ये है कि इस तरह के कैश ग्रांट्स जो हैं या कैश इमरजेंसी ट्रांसफ़र्स जो हैं वो उनको मदद देती है कि फौरी तौर पर वो अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं। रोज़गार, खुराक का मामला है, दवाइयों के मामले हैं और दीगर मामले हैं, उनको वो बेहतर तौर पर चला सकते हैं। एक अच्छी बात है। लेकिन जो बुनियादी मैं इसमें एक तफरीक करना चाहता हूँ यह कि पाकिस्तान की जो कैश इमरजेंसी ट्रांसफ़र की जो कवरेज है वो कोई 1.5 करोड़ शहरियों तक पहुँची है। जो बाकी शहरी हैं वो फिर दीगर मेजर्स जो लिए गए हैं, लेबर के हवाले से हैं या सोशल इंश्योरेंस के हवाले से, उनमें हुई है। तो कैश ट्रांसफ़र पाकिस्तान ने की है वो तो कोई 180 बिलियन रुपीस की है, और ये 1.5 करोड़ तक डायरेक्ट कैश बेस्ड ट्रांसफर। इरफान मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने खुद भी कह दिया कि तमाम लोग इससे मुस्तफीद नहीं हो सके, तो फिर आखिर हुकूमत को ऐसा कौन सा दूसरा लाहे अमल अपनाना चाहिए कि तमाम जो खते गुर्बत से नीचे के लोग हैं उन तक समरात पहुंच सके। हम बार बार देखते हैं और ये जो आशारिये हैं ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और बढ़ रही है मज़ीद। देखिए, बुनियादी बात क्या है, कैश ट्रांसफ़र ये वन टाइम सपोर्ट होती है कि जी आपके लिए मुश्किल है तो चलें ये आप 12,000 रुपये से आप अपनी ज़िंदगी का जो खर्चा है वो चला लें, लेकिन ये कोई सलूशन नहीं होता। पाकिस्तान की आबादी का ऑलमोस्ट 30%, यानी अगर हम इसको इस तरह से एनालाइज करें तो 8-8.5 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं या उसके ऊपर रहते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है, ये बहुत सारे ममालिक की आबादी से भी ज़्यादा आबादी गरीबों की है जो हमारे मुल्क में रहती है। वो ज़ाहिर है कैश बेस्ड ट्रांसफ़र से उनकी ज़िंदगी बदल नहीं सकती। तो हमें जो इस रिपोर्ट में भी 3 कैटेगरीज दिखाई गई हैं। एक तो सोशल असिस्टेंस है जिसमें कैश ग्रांट्स एक बुनियादी इंटरवेंशन है। दूसरा है सोशल इंश्योरेंस जिसमें पेंशन, जिसके अंदर यूटिलिटी सपोर्ट होती है, पेंशन दी जाती हैं और दीगर मामलात हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो लेबर सपोर्ट की है या लेबर मार्केट की है। उसमें पाकिस्तान वीक रहा है। ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम ये वाकई चाहते हैं कि, और नज़र भी आ रहा है कि कोविड अभी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, ये अभी चंद साल इसके असरात रहेंगे और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है वो भी चलेगा। तो सोशल असिस्टेंस या कैश ग्रांट से मामला हल नहीं होगा। ज़रूरत यह है, 2 मेजर ज़रूरी हैं। एक ये है कि जो
सोशल सिक्योरिटी के जो सिस्टम्स हैं, जिसमें फिर देखिए ना, वो एक परमानेंट सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, जिसके अंदर पेंशन ग्रांट्स मिलती हैं, जिसके अंदर वो क्या जहेज़ के मसाइल हैं, जिसके अंदर और चीज़ें हैं। एक तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को करनी चाहिए जो पाकिस्तान अभी नहीं कर पा रहा। तो सोशल सिक्योरिटी का जो सिस्टम होता है मुल्क के अंदर, उसके अंदर हमने कम इन्वेस्टमेंट की है। और दूसरा है लेबर मार्केट। जी देखें, आपको ऐसे इंसेंटिव्स देने चाहिए जिससे जो मजदूर है, जो खास तौर पर नौजवान मजदूर है, उसको मदद मिले, उसको स्किल मिले, उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, तो फिर गुर्बत के मामला कम होते हैं। कैश ग्रांट्स से वो मामला हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की 8 करोड़ आबादी को अगर आपने, जो गरीब है या गुर्बत की सतह से नीचे है, अगर आपने उसको मदद देनी है तो आप सोशल सिक्योरिटी निज़ाम बेहतर करें, आप लेबर को बेहतर करें। ठीक है मुफ्ती साहब, ये भी बताइएगा, अब चूँकि इस प्रोग्राम को पजीराई मिल रही है, इसको माना जा रहा है, चौथे नंबर पर जो है रेट किया जा रहा है, तो यानी कि इसको हम मज़ीद बेहतर तो बना सकते हैं, इसी प्रोग्राम को, इसी के अंदर मज़ीद बेहतरियाँ लाई जा सकती हैं। और जब पजीराई इस तरह से मिल रही है आलमी सतह पर, तो फिर शायद हमें डोनर्स भी बेहतर मिल सकेंगे। जी, आप सही कह रहे हैं। एहसास एक बेहतर प्रोग्राम है अगर आप मुझसे पूछें। इसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स हैं और इन्होंने वो एहसास नौजवान प्रोग्राम भी शुरू किया है, एहसास और दीगर कंपोनेंट्स भी हैं, तो ये एक अच्छी बात। और सबसे अहम बात यह है कि एहसास प्रोग्राम जो है, इससे पहले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, ये बहुत टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हैं और डाटा पर बेस करते हैं। और इसके अंदर पॉवर्टी स्कोर बनाए गए हैं जिसके अंदर ये देखा गया है कि पाकिस्तान की कौन सी आबादी, कौन लोग हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं, जिसको हम अल्ट्रा पुअर कहते हैं। सो बाकायदा पॉवर्टी रैंकिंग हो चुकी है इस मुल्क में पिछले 8-10 साल में, और वो डेटा मौजूद है। अगर आप चाहें तो उसको इस्तेमाल करके रोजगार के मामला, एसेट बिल्ड, ये जो एसेट होता है ना, ये गरीब की सबसे बड़ी सेविंग होती है। यानी अगर आपने कोई अमाउंट सेव कर ली है, या आपने कोई मकान बना लिया है, या आपने कोई छोटा मोटा कोई दरख्त लगा लिए हैं, वो भी आपके एसेट्स होते हैं, कोई माल मवेशी बना लिए हैं, तो आप चाहिए हुकूमत को कि वो जो एसेट बिल्डिंग है गरीब की, उसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको जो टूल्स दिए जा सकते हैं रोज़गार को चलाने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से हम गुर्बत से इन लोगों को निकाल सकते हैं। ये इसकी तवज्जो की जरूरत, और एहसास प्रोग्राम में ये पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करने की अब ज़रूरत है। अच्छा मुफ्ती साहब, एहसास प्रोग्राम की हम बात करें तो इसको रिकग्नाइज़ किए जाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया कि ये तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। क्या ये जो आपस में क्रेडिट गेम है, इससे निकल कर इस वक्त अवाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस पर? मेरा भी ये ख्याल है कि ये टर्मिनोलॉजी या नेम या क्रेडिट लेने से बात नहीं बनेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम दोनों ही अवाम के लिए जो हैं वो अवाम के लिए हैं और उसके लिए वो काम करते हैं। ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको बेहतर बनाया जाए, और ये जो मिसिंग कंपोनेंट हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान पहले देखिए, पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल में को पॉवर्टी में 5.6% इजाफा हुआ है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। यानी गुर्बत की जो आबादी पहले थी प्री कोविड टाइम से, उसमें 5 से 6% इजाफा हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि जब तक कोविड चलेगा तो गुर्बत की आबादी में इजाफा होता रहेगा। आप इसे नए खतूत पर चलाएं, आप इसको एक पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम बनाएं, तभी इसके समरात लोगों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात की, और पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए बात हो रही है कि लोगों को किस तरीके से ऊपर लाया जाए। अब नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। लेकिन इस वक्त मसला ये रहा कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, और उसमें जो एक प्रोग्राम है वो सामने आया पाकिस्तान का, और अगर उसको आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, और चौथे नंबर पर हमें शामिल किया गया, चौथे नंबर पर लाया गया, ये भी हमारे लिए खुशाइन बात है। हमजा, ईद पर हम बात कर रहे थे, मौसम कैसा रहेगा? कैसा रहा मौसम? कैसा एंजॉय किया? अच्छा मौसम रहा। इशाल ने तो भी मुझे कहा भी कि क्या बात है, ईद का मौसम तो बेहतरीन रहा, और दिलों का मौसम भी, जो बाहरी मौसम होता है ना, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आपका जब मौसम
ज़ाहिरी तौर पे बाहर का मौसम अच्छा होता है तो दिलों के मौसम वैसे खुशगवार हो जाते हैं, और फिर ईद पर अगर मौसम इतना अच्छा हो जाए, हसीन हो जाए, तो वैसे ईद बड़ी अच्छी गुजरती है। ईद से बाहर आए, ईद से बाहर आए। और गर्मी की बात करें, जी बिल्कुल, तो कराची वालों को एक खदशा था जो अल्हम्दुलिल्लाह टल गया। वो तूफ़ान की बात हो रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ कि अब वो ख़तरा नहीं है। लेकिन अभी हीट वेव, जुज़वी हीट वेव की बातें हो रही हैं कि कराची में जो है गर्म हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं, और अब मौसम के जो तेवर हैं वो पूरे मुल्क में ही बदल रहे हैं। यहाँ पर भी देख लें, लाहौर की भी हम बात कर लें तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। महकमे मौसमियात ने तो ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर के हवाले से, ये मलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि बारिश के इम्कानात हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बारिश देखने के लिए वहीं का रुख कर लूँ, ताकि कुछ इंजॉय कर लूँगी बारिश को, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में मेरे ख्याल में इस वक्त बारिश के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, आप सफ़र करें, बिल्कुल जाएँ और बारिश इंजॉय करें। और इम्कान है, अभी इम्कानात कितने हैं ये भी हम पूछेंगे। खैर, शहर कायद में सूरज अभी से आग उगलना शुरू हो गया। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा, और महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समुद्री तूफ़ान के असरात सामने आने लगे थे, और ये जो अब वो टल गया, लेकिन जुज़वी हीट वेव जो है उसका आगाज़ अब हो गया है, और शहर में समुद्री हवाएं मुनक़ता हो गई हैं जो 2 से 3 रोज़ तक अब बंद रह सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और इस दौरान शहर का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ज़िला इंतज़ामिया ने हीट वेव से बचने के लिए शहरियों से एहतियात करने, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और बिला वजह धूप में जाने से गुरेज करने की अपील की है। ठीक है, कराची का मौसम कैसा है? फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद है, हम फयाज से जानते हैं। फयाज, कैसा कराची का मौसम है? पहले तूफान की बात हो रही थी, फिर कुछ बारिश के इम्कानात भी थे, अब तो कहा जा रहा है कि शायद जुज़वी हीट वेव है। देखिए, बिल्कुल कराची में जो है आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे आज ईद के बाद जो है, छुट्टियों के बाद पहला रोज़ था, कराची के शहरी बड़ी खुशी खुशी घरों से बाहर निकले, लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो सूरज है वो तपिश बरसा रहा है। और इस वक्त जो सुबह के टाइम कराची के शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए सीव्यू आते थे। सीव्यू पे सन्नाटे हैं, क्योंकि हीट वेव जैसी ही आया तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, गर्म हवाएँ चल रहे हैं, गर्द आलूद माहौल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मौसम तक जाएगा। कराची के शहरी जो है बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना आए, अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सर को जो है ढांप कर निकलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो कराची में इससे पहले हमें बताया जा रहा था कि समुद्री तूफ़ान आ रहा है, जिसकी वजह से कराची में तूफ़ानी बारिश होंगी, तो कराची वालों के लिए अब अच्छी खबर यह है कि कराची में अब बारिश के इम्कानात नहीं है। जो तूफ़ान है वो कराची से जो है 800 किलोमीटर दूर जो है भारत के शहर गुजरात को जो है आज रात पार करेगा, जिसके बाद वो कराची की तरफ आएगा। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अब कराची में बारिश नहीं होगी, लेकिन सिंध के मुख्तलिफ इलाके जिनमें बदीन और उसके साथ के जितने भी थरपारकर के इलाके हैं, वहाँ बताया जाता है कि बारिश के इम्कानात हैं। और कराची वाले इस गर्म मौसम में उनका यही कहना है कि वो एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि हीट की काफ़ी ज़्यादा तपिश है, जिससे बचने के लिए वो तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। जी अच्छा सही, फयाज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहीं पर हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर मौसमियात सरफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज अहमद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बताइएगा, ईद पर तो मौसम हमने देखा कदर बेहतर रहा, बड़ा ही बल्कि खुशगवार रहा। आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर है मौसम के हवाले से? मौसम कैसा रहेगा? जी देखिए, कराची का मौसम और सिंध का मौसम तो बहुत गर्म चल रहा है। साइक्लोन की वजह से, उसके इन्फ्लुएंस में हवाओं की सिंध तब्दील हुई है, तो यहाँ तो गर्मी पड़ रही है। दबा के 44 या 45 टेम्परेचर जा सकता है आज कराची में। सही। और अच्छा, इस ओवरऑल हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में मौसम क्या, गर्मी की शिद्दत इस बार कितनी रहेगी? क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा होगी पिछले सालों की निस्बत? देखिए, मई और जून तो वैसे गर्म तरीन महीने होते हैं ना दोनों पाकिस्तान में, और ख़ासकर जो साउदर्न पाकिस्तान है, इसमें पूरे सिंध में और साउथ पंजाब में, इन सब एरियाज में तो कोई उसी मतलब पैटर्न के मुताबिक गर्मी तो ज़ाहिर पड़ रही है और पड़ती रहेगी इसी तरह से। बिल्कुल ठीक है। कहीं पर मौसम खुशगवार भी रहेगा पाकिस्तान में? जी, नॉर्दर्न एरियाज में जैसे बारिश चल रही है पिछले 2-3 दिन से, और आज भी इम्कान है, अगले 2-3 दिनों बाद फिर इम्कान है। उधर लाहौर से ऊपर के जो इलाके हैं, इस्लामाबाद और जीबी, कश्मीर और केपी के कुछ इलाके, वहाँ पर बारिश होगी, मज़ीद होगी। अच्छा, वहाँ पर मौसम बेहतर है। जी अच्छा, माहीगीरों के लिए कुछ अलर्ट जारी किए गए थे कि वो आगे ज़्यादा ना जाएं, वो अलर्ट अभी तक बरकरार हैं 19 तारीख तक, या उनको वापस ले लिया गया? नहीं, बरकरार है, इसलिए कि साइक्लोन अभी तक समंदर में मौजूद है। कराची से आज उसका फासला 800 किलोमीटर है, और हमारे ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट से
730 किलोमीटर के फासले पर है, और उसमें चूंकि समंदर में तुगयानी इसकी वजह से बहुत होती है, और जब तक ये पास आन करके आगे दूर नहीं निकल जाता लैंड पे तो तब तक ये रहेगा, और कम से कम 19 तारीख तक, यानी आज भी, कल भी और परसों भी। अच्छा, 20 तारीख को जाके कंडीशंस बेहतर होंगी तो फिर उनको अलाउ किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सरफराज अहमद साहब, ये भी बताएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि समुद्री तूफान जो है वो तो अभी उसका खदशा कम हो गया है, अब नहीं उस तरीके से आने जा रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जुज़वी हीट वेव जो है उसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या ये भी समुद्री तूफान से जुड़ा हुआ है किसी तरह से? जी बिल्कुल, उसी की वजह से ये एक्चुअली उसके जो सिस्टम समंदर के अंदर मौजूद है, तो सी ब्रीज उसके अंदर ट्रैप हो रही है, सारी सी ब्रीज कट ऑफ हुई है 2 दिन से। तो कराची का मौसम अमूमन और पूरे लोअर सिंध का मौसम, उसमें हैदराबाद, मीरपुर खास और बदीन ये सब एरियाज जो हैं, इनका मौसम मुतदिल रहा करता है जब समंदर से हवा चलती है। तो समंदर की हवा चूँकि बंद है और रेगिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं इस वक्त उनका राज है पूरे लोअर सिंध पर, तो ये हीट वेव ही है एक तरह से। अच्छा, और इसकी यही सिचुएशन रहेगी कल तक। ठीक है, कल तक यही सूरत हाल रहेगी, हीट वेव ही है ये। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रहे थे, मौसम कैसा रहेगा वो भी आपने बताया, माहिगिरों के हवाले से बताया कि साइक्लोन तो अभी मौजूद है, इसलिए माहिगिरों को मोहतात रहना है, बिल्कुल आगे नहीं जाना। जो अलर्ट जारी किया गया था उनके ऊपर अभी भी उसी को फॉलो करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आए हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर, जो कि हम सब का टॉपिक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बुलंद फशार खून से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद है अवाम को हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, अलामात, बरवक्त तशखीस, इलाज और एहतियाती तदाबीर से आगाह करना। हाँ जी, और माहिरीन के मुताबिक ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, इसकी वजह से इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिनमें दिल की बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ है, गुर्दों का फेल होना है, कैंसर है, जिगर की बीमारियाँ हैं, नींद के दौरान सांस लेने में दुश्वारी है, हड्डियों का टूटना है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़ी तादाद में लोगों को पता ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल लोग हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होते हैं, और तेज़ी के साथ ये मर्ज जो है वो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम देखते हैं कि ये बीमारी जो है इसकी आगाही उस तरीके से नहीं है लोगों में जिस तरीके से होनी चाहिए। 50% मरीज़ जो हैं वो इसकी तशखीस ही नहीं करवा पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं, या फिर इसको इतना अहम नहीं समझते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, और इलाज करवाने वाले तो उससे भी बहुत ज़्यादा कम है कि 12% शायद बताए जा रहे थे कि लोग हैं जो इसका इलाज करवाते हैं। यही वजह है कि मुल्क में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली शरह अमवात में अब तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान में 50 साल से ज़ायद उम्र के 50% अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, यानी हर 10वां पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। जी हाँ, और उनमें से भी 70% लोग इस मर्ज से नावाकिफ़ हैं। दुनिया की 7 अरब से ज़ायद आबादी में से 1 अरब 25 करोड़ अफराद जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं, यानी दुनिया के तकरीबन 20% लोगों को ब्लड प्रेशर के मर्ज का सामना है। लेकिन या तो हम बर वक्त तशखीस नहीं कर पाते, और अगर हो भी जाती है तो हम डॉक्टर से रुजू हरगिज़ नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें करना क्या चाहिए, इस दिन की अहमियत क्या है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक रसूल साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर सबका बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये मरज़ हमें है भी या नहीं है। इसकी अलामात क्या होती हैं सर? इसकी अलामात के बारे में भी बात करेंगे, मगर इसका पता सिर्फ एक ही तरीके से चल सकता है जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर करें। ये बीमारी इस तरह की है कि जब तक आप मेजर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ होता है और उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसके कोई ख़ास सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। अच्छा। इसीलिए इसको आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, काफ़ी कॉमन है अब लिटरेचर में और मीडिया में भी, साइलेंट किलर, यानी खामोश कातिल, यानी आपके अंदर फलता रहता है और आपको पता ही नहीं चलता। इसीलिए हम बार अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कहते हैं, आपने नंबर है इसमें मैंने 2-3 सही। आप जो है अगर आप एज ग्रुप में देखें तो अगर 40 साल की पॉपुलेशन को देखें, अगर आपके फर्ज करें एक कमरे में
100 लोग अगर 40 साल की उम्र के बैठे हुए हैं तो आप ऑटोमेटिकली ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इनमें से 1/3 जो है उनको ब्लड प्रेशर है, और बातें उनको पता नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि इसको गुस्सा बहुत आता है इसलिए ये इसका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है। क्या ये कहना दुरुस्त है कि जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है ये भी एक अलामत हो सकती है ब्लड प्रेशर हाई होने की? नहीं, ये अलामत से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो लोग जो ज़्यादा हाइपर होते हैं, जो इस तरह के एजिटेटेड होते हैं, उनके अंदर ड्यू टू इमोशनल रिएक्शन उनका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है या हाई हो सकता है। इसको अदर वे राउंड्स लेना चाहिए, क्योंकि आप देखें जब आदमी किसी वक्त भी टेंशन में होता है, एंग्जाइटी में होता है, खौफ में होता है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर एड्रेनलिन जो है एक्सक्रीट करती हैं ज़्यादा, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, हर आदमी की अपनी कोई एसोसिएशन खुद डेवलप कर लेता है। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे सर में दर्द हो रहा होता है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई कहते हैं मेरी पल्सेशन होती है तो इसके वक्त मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो ये हर आदमी की परसेप्शन है, मगर मेडिकल साइंसेज में इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, हमने दिल के अमराज को देखा कि पहले हम सुनते थे 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में ख़तरा ज़्यादा होता है, फिर 40 साल लोगों का सुना, अब नौजवानों के अंदर बहुत बड़ी तादाद है। ब्लड प्रेशर का मामला भी कुछ ऐसा ही होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ब्लड प्रेशर की तो अभी तक जो आप अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स यही बताती हैं कि उसमें जो है एज का ज़्यादा रोल है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो है जब 40+ होते हैं तो इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। हार्ट अटैक का तो सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ ब्लड प्रेशर से ही नहीं है, इसका ताल्लुक जो है कोलेस्ट्रॉल से भी है, इसका ताल्लुक शुगर से भी है, इसका ताल्लुक स्मोकिंग से भी है, इसका ताल्लुक लाइफ स्टाइल से भी है, एक्सरसाइज करना ना करना इससे भी है। तो हार्ट अटैक जो है ये मल्टी फैक्टोरियल है। अब सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, इसीलिए हम बात करते थे अब तक और अभी भी करते हैं कि जब आप एक सर्टेन एज के हो जाएं अबव 30 तो आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। नंबर से क्या मुराद, यानी आपको अपने शुगर लेवल पता होनी चाहिए, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए, आपको अपना वेट पता होना चाहिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अगर सब में खराबी है तो आदमी के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको दिल की बीमारी हो या हार्ट अटैक तक भी बात उसकी पहुंच सकती है। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि यंग पॉपुलेशन में ये अब बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है? वजह इन्हीं चारों चीज़ों में है। जैसे टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा स्मोकिंग है। अगर आप यंग एज में हार्ट अटैक के मरीजों की बात करेंगे तो ये देखा गया है कि यंगस्टर्स में ज़्यादातर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, यानी उनके यहाँ फैमिली में यंग एजेस में डेथ्स हुई होंगी, और स्मोकिंग। ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट फैक्टर मिलेगा यंग डेथ्स में अगर हार्ट डिजीज़ की वजह से। डॉक्टर साहब, नॉर्मल रेंज क्या होती है? आमतौर पे लोग ये समझते हैं जो घर में भी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं 80 से 120 नॉर्मल रेंज कंसीडर की जाती है। क्या हर शख्स की नॉर्मल रेंज भी मुख्तलिफ होती है? 120-80 तो ये बिल्कुल जिसको कहलाएगा ना कि एक तरह का आइडियल केस सिनारियो है, वरना अदरवाइज ब्लड प्रेशर की जो भी रीडिंग ऊपर वाली 140 से नीचे है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से नीचे है, ये नॉर्मल रेंज आती है। और ये आप इस तरह से कह लें कि 120 से लेके 140 के अंदर जो रेंज है ये नॉर्मली कहलाएगी, और 80 to 90 के दरमियान जो रेंज है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, ये भी नॉर्मल कहलाएगी। इसके लिए इंसान को या मरीज़ को मेडिकली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास के उन लोगों का ब्लड प्रेशर जिनका 130 और 140 के दरमियान है और डायस्टोलिक 85 से 90 के दरमियान है। उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि वो ज़रा अपने आप को एट वॉच ले लें और एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, उसमें भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि ये देखा गया है कि जिनका 130 से ऊपर और 140 के करीब आने लगता है, उनको अगले चंद सालों में 3 से 5 सालों में ब्लड प्रेशर की जो भरपूर बीमारी होती है वो सेटिंग हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो हम लोग देख रहे हैं कि 50% अफराद जो हैं उनमें तशख़ीस ही नहीं हो पाती है कि ब्लड प्रेशर हाई की, उनके मर्ज़ में वो मुब्तला हो चुके हैं, और फिर जो 12% है सिर्फ वो इलाज की तरफ जाते हैं। कितना स्वेयर हो सकता है ये, जानलेवा किस हद तक साबित हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर?
जी ये तो है ही, अभी आपसे बात हुई खामोश कातिल, साइलेंट किलर, ये बढ़ता रहता है और अंदर से जिस्म के जो आज़ा हैं उनको खाता जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर है वो अगर लंबे अरसे तक उसका इलाज ना किया जाए और वो में बढ़ा हुआ रहे तो वो सबसे ज़्यादा जो मेन सबब बनता है वो बनता है, एक तो रीनल फेलियर का, गुर्दे नकारा हो जाते हैं, स्ट्रोक्स का सबब बनता है, इसके अलावा जो हार्ट अटैक का सबब बनता है, फिर आंखों की बीनाई वो चली जाती है। तो ये जो 3-4 चीज़ें जिनको कहते हैं ज़िंदगी के सबसे अहम ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन, यानी बीनाई हुई, गुर्दों का फंक्शन हुआ, दिल हुआ और ये इन सबों को नुकसान पहुंचाता है। इस हद तक के जो लॉस होता है वो आपके दोबारा उसको बहाल नहीं किया जा सकता। जैसे किसी को स्ट्रोक हो जाए और हाथ पाँव किसी एक जो है आपके तरफ पर चली जाए, वो तो बेड रिडन हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है इसको? मतलब कोई हल तो होगा कि हम हाई ब्लड प्रेशर में जाएं ही नहीं, हम कंट्रोल कर पाएं? कोई डाइट्स ऐसी हैं जो हम ले सकते हैं? मुतवाज़न ग़िज़ाएं कौन सी हो सकती हैं? हम कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम कर दें, कौन सी और ग़िज़ाएं ऐसी हो सकती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ये स्टार्ट ही इसी चीज़ों से होता है जो अभी हमने बात की कि अगर सिस्टोलिक 130-140 के दरमियान हो, जिसको एक आम टर्मिनोलॉजी में प्री हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर होने से पहले की कंडीशन, और डायस्टोलिक 85-90 वाले, इनके लिए ये चीज़ें जो आपने बताई उनमें सबसे पहले चीज़ एक्सरसाइज है कि रोज़ाना अपनी जो है रूटीन में एक ज़रूर, कुछ नहीं तो कोई एक्टिव एक्सरसाइज ना सही तो वॉक ज़रूर रखें, कम से कम 30 मिनट्स 45 मिनट्स, और उसके साथ एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत अच्छा डाइट का आपने बहुत अच्छा कहा कि नमक कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा और सफ़ेद चीज़ें आती हैं, आटे का इस्तेमाल कम करना चाहिए और घी का इस्तेमाल कम। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए, आपने कहा कि बर वक्त इलाज कर लिया जाए, यानी कि ये काबिल इलाज मरज़ तो है, अब इसको मेडिकली ट्रीट किस तरह से किया जाता है? हम लोगों को देखते हैं कि लोग 10-10 साल से एक ही गोली खाई जा रहे हैं जो डॉक्टर ने दी थी और वो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल भी रह रहा है। क्या ये प्रैक्टिस दुरुस्त है? आपके सवाल बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, बहुत प्रैक्टिकल है। ये सही बात है, लोग एक बार दिखाने के बाद, बल्कि 2 तरह की उनके साथ जो होती है वो हैपनिंग्स होती हैं। एक तो ये होता है कि लोगों ने कुछ दिन दवाएं खाई और फिर छोड़ दी कि जी मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं ये कहूँ कि ब्लड प्रेशर का मर्ज क्योरेबल नहीं है, ये ठीक नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। अच्छा। मैं लोगों को इसी तरह से कहता हूँ कि चौक पे अगर सिग्नल ना हो तो जब तक संतरी बादशाह खड़ा हुआ है तो ट्रैफिक रवानी से चलती रहती है। जैसे ही वो जाएगा तो थोड़ी देर तो रहेगी वो रवानी के साथ, मगर फिर उधर जो जैम हो जाए। ठीक है। तो यही हाल के साथ है, आप दवा छोड़ देंगे, आपका बीपी तो 1 महीने मतलब 1 हफ्ते के बाद, चंद हफ्ते के बाद बिल्कुल शूट करेगा, बास का दूसरे दिन ही शूट कर जाता है। दूसरी चीज़, दवा जब आपने शुरू कर दिया, बीपी जो है जब आपका कंट्रोल हो गया है तो ठीक है, आप वो दवा लेते रहें, मगर आप खुद घर पे मेजर करते रहें। आजकल तो गैजेट्स हैं ब्लड प्रेशर, और जब आप ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अगेन रीडिंग अब सबको पता है 140-90 से ऊपर रह रहा है और आपकी मेजरमेंट यही आ रही है। अगर वक्ती तौर पे 1-2 आई है तो सबसे पहले आप देखें आपका नींद आराम कैसा है, नींद आप ले रहे हैं या नहीं, कोई तौर पे कोई टेंशन, एंग्जाइटी, कोई डाइट का कोई आपके बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आया कि घर में दावत, शादियाँ, कोई त्यौहार वगैरह, तो नमक ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं हो गया, नींद आपकी प्रॉपर तो नहीं थी, कोई ऐसा सडन आपको सदमा या कोई बिजनेस लॉस तो नहीं हुआ, तो ठीक है, 2-4 दिन की सेट इन हो जाएगा। अगर बहुत हाई रह रहा है यानी 170-180 से, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मशवरा लें और अपनी दवाओं को रीएडजस्ट करवाएं, और उसके साथ साथ हर हाल में अपनी लाइफ स्टाइल में जो भी चेंजेस आई हैं जो पहले नहीं थी और एब्रप्ट चेंज आई है उसको आदमी वापस करेक्ट करे। इसमें सबसे ज़रूरी है अपनी नींद का पूरी करना, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, बात आज दिन भी है तो हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन साथ लो ब्लड प्रेशर वाले लोग भी हैं, हल्की सी बात उस पर कर लेते हैं, वो समझा जाता है कि वो थोड़ा कम भी हो तो वो नॉर्मल होता है, उसकी खैर होती है, वो कितनी देर तक खैर होती है वो ज़रा सिर्फ बता दीजिएगा। वो इसलिए कहते हैं खैर की बात कि ये देखा गया है कि वो तमाम लोग जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनकी जो है ज़िंदगी का दौरानिया यानी लॉन्गेविटी पे वो अफेक्ट नहीं करता है। यानी हाई ब्लड प्रेशर अगर देखा जाए तो उन लोगों की तो लाइफ की जो लेंथ है वो कम हो लेंगे वो कम होती है, मगर जो लो ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनके इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ज़्यादा लंबी उम्र पाते हैं,
अमूमन। और मगर ये ज़रूर देखा गया है कि ख़ास के फीमेल्स में कि उसकी वजह से उनको लेथार्जीनेस, वीकनेस थोड़ी होती है। उसके मेन ऐसी कोई ख़ास ट्रीटमेंट है नहीं, ज़्यादातर यही है कि अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें। ये सब उन पे होता है जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही होती है, डिहाइड्रेट होते हैं, तो पानी सही है दिन भर में। और ये तो एक जनरल प्रिंसिपल भी है कि आदमी ठीक है। आपने बताया कि क्यों लोग कहते हैं कि जी कि इसमें खैर होती है, हाई ब्लड प्रेशर को ज़रा ज़्यादा आप कीनली ऑब्जर्व किया करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारी रहनुमाई और बहुत अहम मामलात हैं कि आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ये क्योरेबल नहीं है, ये कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल किया जा सकता नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आपने 1 माह तक टैबलेट्स ले लिया, मेडिकेशन ले लिया, तो अब आपको कभी दोबारा से हाई ब्लड प्रेशर को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये रूटीन में आप अगर लेते रहेंगे मेडिसिन तभी ये कंट्रोल चेक करते रहें, इसको ऑब्जर्व करते रहें कि आपका क्या ब्लड प्रेशर जो है वैल्यू क्या आ रही है, और उसके मुताबिक आप मेडिसिन लेते रहें। और डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन लेनी है। आपके चचा ने जो मेडिसिन ली थी वो नहीं लेनी है। हाँ, और हमजा आपने देखा, नोटिस किया एक चीज़ कि हर डॉक्टर जो है वो हर बीमारी के पीछे एक ही चीज़ बार बार कहते हैं, नींद पूरी लें, नींद पूरी लें। और ये बहुत ज़रूरी है कि 8 से 9 घंटे आपको नींद जो है वो लेनी चाहिए, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। नींद और डाइट, ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा अहम है। जिस तरह से डाइट का तुमने सवाल भी किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब हम बात करते हैं ईद के बाद वापस आए हैं। T20 वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, तो उसकी बात तो होनी चाहिए। फिर PSL की बातें भी हो रही हैं। आलमी जो जंग है उसका मैदान इसी साल अक्टूबर नवंबर में भारत में लगना है, मगर कोरोना वबा की वजह से इस पर शकूक व शुबहात के साए मंडला रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का हाल इस वक्त ये है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हाँ जी, वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम को 8 से 20 जुलाई तक जो है वो इंग्लैंड का दौरा करना है, जहाँ 3 वनडे और ये इतने ही 20 मैचेस खेले जाएंगे, T20 मैचेस। उसके बाद 21 जुलाई से तकरीबन अगस्त के दरमियान, अगस्त के एंड तक जो है वो वेस्ट इंडीज़ का दौरा करना है। वहाँ पर जी 5 T20 मैचेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाएंगे हमारे लिए, और 2 टेस्ट मैचेस भी साथ खेले जाएंगे। इस वक्त T20 मैचेस पाकिस्तान ज़्यादा खेल रहा है, और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है पहले खेलने की, और मिडिल ऑर्डर फाइनल करने के लिए तो हमें शायद 100 T20 मैचेस खेलने। बिल्कुल ऐसा ही है। और PCB की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने खुशखबरी भी सुनाई है कि आइंदा 8 माह के दौरान न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पाकिस्तान का दौरा भी करेंगी। खुशाइन बात है। जबकि हेड कोच मिसबाह उल हक के मुताबिक महदूद जो हैं ओवर्स वो खेले जाएंगे। हाँ, उसके क्रिकेट में ना मिडिल ऑर्डर का मसला है। मिडिल ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे, T20 वर्ल्ड कप पे भी बात करेंगे, और साथ ही PSL जो है वो अब क्या पाकिस्तान से बाहर ही होने जा रही है, उसके हवाले से प्लेयर्स को क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान ज़हीर से हम बात करेंगे। इरफान अस्सलाम वालेकुम। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक नहीं हुई उस तरह। ये बताइए कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PSL की। PSL की सबसे पहले भी है, नज़रें भी उसके ऊपर हैं। क्या पाकिस्तान में नहीं हो रही PSL? नहीं, अब वो तो पहले ही लास्ट टाइम भी MCOC की जो इजलास हुआ था, इनके साथ मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान में नहीं होगा, और गालबन मोस्ट लाइकली ये 1 या 2 दिन के अंदर अनाउंसमेंट भी ऑफिशियली आ जाएगी। अच्छा। और एमिरेट्स बोर्ड के साथ बात हो चुकी है, और लड़कों को ये भी बोल दिया गया है कि 18 को सारे अपना टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि एक दिन में आपको पता यानी कि कल कल टेस्ट करवाएंगे, और मोस्ट लाइकली रिपोर्ट एक दिन में PCR की आ जाती है। जिनके नेगेटिव आएंगे वो सारे मोस्ट लाइकली 22 को ट्रैवल कर जाएंगे। अच्छा। ठीक है। और अबू धाबी के अंदर ही ये सारा अब रिमेनिंग तमाम जो है मैचेस होंगे, और इसको ये भी एक उसमें सजेशन दी जा रही है कि डबल हेडर करवाया जाए, सिंगल मैच ना करवाया जाए। अच्छा। एक दिन में 2-2 मैच करके इसको जल्दी वाइंड अप किया जाए। क्योंकि एमिरेट्स बोर्ड्स का भी मानना ये है कि वो इतनी ज़्यादा लाइबिलिटी है, ओबियसली जो बायोस्फीयर बबल को भी मॉनिटर कर रही है, वो यूके की ही करेगी, यूके की टीम करेगी आके। और उनका ये है कि जितनी अच्छे तरीके से जल्दी करवा लिए जाए उतना रिस्क एलिमेंट कम होता है। जितना उसको स्ट्रेच आउट करते हैं आपको पता है फिर उतने लैप्सेस होने का चांस या जितना वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो 7 से 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होगा। पाकिस्तानी के लिए मेरा ख्याल है कि वो 10 डेज़ का रखेंगे। उनकी जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो फॉरेन प्लेयर आएंगे उनके लिए 1 वीक का क्वारंटाइन पीरियड होगा, और 2 टेस्टिंग उसमें नेगेटिव आना मस्ट होती है। और फिर शेड्यूल का लॉन भी मोस्ट लाइकली कल या परसों कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ तो डिसाइडेड है कि अब होने जा रहा है, और UAE के अंदर अबू धाबी में होने जा रहा है। अच्छा इरफान, तैयारियों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं कौमी टीम की तैयारियां कैसी हैं? और जैसे मिसबाह उल हक भी ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो तो काफ़ी अच्छा रहा, बेहतर कारकर्दगी रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तशवीश का इजहार उन्होंने कर दिया। देखें, ये तो सबसे पहले मिसबाह उल हक से क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने खुद क्या किया। आप हेड कोच भी थे, आप चीफ सेलेक्टर भी थे, आप बैटिंग वो कोच भी थे, तो 3 आपके पास सबसे मेन डेजिग्नेशन थे जो टीम के लिए कर सकते थे। तो आपने क्या प्लान बनाया?
अब मोहम्मद वसीम आ चुके हैं चीफ सेलेक्टर, उनकी सोच डिफरेंट है, इनकी डिफरेंट है, फिर ये आपस में क्यों नहीं बैठते, बोर्ड उसमें क्या कर रहा है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन मार्क है। दूसरा एक जो रमीज़ राजा का स्टांस था कि जी न्यू लड़कों को चांस देना चाहिए, पुरानों को नहीं देंगे, मेरा ख्याल है वो स्कूल ऑफ थॉट इधर फिर उस पर क्रॉस लग गया कि वो एक बात उसको हम रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि यंगस्टर को चांस दिया तो हमने देखा जैसे मुझे ये समझ नहीं आती इरफान, ये कहते हैं कि जी कि नए लड़कों को लेके आए, आपके सारे लड़कों ने तो 20-20 मैचेस खेले हुए हैं, वो सारे ही नए हैं, अब आप उनको चाहते हैं कि उनको भी बिठा के आप फिर से डोमेस्टिक से लड़के ले आए, आप तो पहले नई टीम के साथ हैं और मिडिल ऑर्डर से भी आपने 2 सीनियर बंदे उठा लिए और मिडिल ऑर्डर की हालत देखिए आम सीरीज़ के अंदर ना आपका लड़का नया चल जाता है, जब कोई क्रंच मोमेंट आती है, कोई बड़ी गेम आती है, जैसे वर्ल्ड कप की बात करें, इधर आपको कम्बिनेशन चाहिए होता है सीनियर और जूनियर का, क्योंकि जैसे प्रेशर गेम आएगी तो सारे नए अगर होंगे तो वो नहीं परफॉर्म करेंगे, सारे पुराने भी नहीं आप डाल सकते, तो कम्बिनेशन देखना पड़ेगा। जैसे हमने बात की थी कि जैसे आपके पास ऑलरेडी हफीज़ है जिसने 40 साल की एज के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, इसी तरह यूएई के अंदर कंडीशन के अंदर या इवन भारत में भी वर्ल्ड कप होता है, तो इस कंडीशन के लिहाज से मेरा ख्याल है शुएब मलिक बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। वहाब भी हमारे पास ऑप्शन ठीक रह जाएंगे अगर यूएई में होता तो? जी दोनों जगहों पे आपका वहाब जो ऐसा बॉलर है जो सेकंड जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है तो रिवर्स बहुत अच्छा करता है। इसी तरह मैं आपको मुसलसल शायद आपको याद होगा बात कर रहा हूँ कि हम न्यू बॉल से बिल्कुल आउट नहीं कर पा रहे। वाइड बॉल क्रिकेट के अंदर तो बड़ा बुरा रिकॉर्ड है हमारा। आप शहीन शाह अफरीदी हमारा बेस्ट बॉलर कहते हैं, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, न्यू बॉल से वो भी आउट नहीं कर पा रहे। हसन अली भी सेकंड बॉल का बॉलर है, वो जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है फिर उसमें वो अच्छी बॉल करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है न्यू बॉल के अंदर पूरे पाकिस्तान का अगर आप सर्किट देखते हैं उसमें सिर्फ आपको मोहम्मद आमिर नजर आते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। मोहम्मद आमिर के अलावा कोई ऐसा, फिर उसके ऊपर भी अब लास्ट एक वीक से बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान छोड़ के, जी मेरी कल बात हुई है। क्या कहते हैं वो पाकिस्तान में ही है, अगर जाएंगे भी एज यू नो कि उनकी मिसेस जो है वो यूके बेस्ड है, तो वो अपनी फैमिली के साथ जस्ट कुछ टाइम रहने जा सकते हैं। उन्होंने नहीं अप्लाई किया, ना उन्होंने जाना है, ना उनका IPL खेलने के लिहाज से। ये इतनी अजीब कंट्रोवर्सी थी और मैं कोई सीनियर जर्नलिस्ट नाम लेना शायद मुनासिब नहीं है, उनको खुद खुदा का खौफ खाना चाहिए कि किसी का नाम यूज करके आपका जो दिल चाहे थोड़ी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल देते हैं। बिल्कुल जी। इरफान की बात हुई है मोहम्मद आमिर से, और वो जो खबरें हैं कि मोहम्मद आमिर जो हैं अब पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं और वो बरतानिया में जाकर मुकीम हो जाएंगे और वहाँ पर उन्होंने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया है, उस खबर की मोहम्मद आमिर ने इरफान के सामने तरदीद की है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इरफान, हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले दौरा इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, क्या समझते हैं कौमी टीम कितना सीख पाएगी उससे, कितना मददगार साबित होगा हमारा कप खेलने के लिए? जैसे पहले जो उनका स्केड्यूल था उसमें यही था कि 3 उनके T20 थे और 3 टेस्ट मैचेस थे, पर उसको कम करके अब 2 टेस्ट मैच और 2 T20 को इनहेंस कर देगा। दोनों टीमों को ऑब्वियसली यही प्लान था कि T20 की प्रैक्टिस मैक्सिमम की जाए। और वेस्ट इंडीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि शॉर्टर फॉर्मेट में सबसे बेस्ट टीम है, इसीलिए शायद वो 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन भी है। और मेरा ख्याल है कि हमारी प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है, और जो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस भी हैं वो भी सब कॉन्टिनेंट की तरह की है, उनमें भी बाउंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ विकेट्स के ऊपर है, बट अब जो बनती हैं उनकी पिचेस वो मोस्ट लाइकली हमारी जैसी होती हैं। तो प्रिपरेशन के लिहाज से वो बहुत ज़बरदस्त एक है। फिर प्लस आपका वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आना है, 2 मैचेस उन्होंने भी खेलने हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास एम्पल टाइम है खेलने की प्रैक्टिस के लिहाज से, टीम बनाने के लिहाज से नहीं। तजर्बे का यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब कोई हम तजर्बा कर सकते हैं या फाइनल करें टीम, आप लोग जाएं और आप फाइनल टीम खिलाएं इन सारे तीनों जगह पर? नहीं, मेरा ख्याल है अब आपके पास आपका PSL होना चाहिए, PSL जैसे ही हो उसमें से आप पिक करें लड़के, फाइनल उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर चाहे किसी के साथ भी जाए, फिर आप स्टेक कर जाएं। अच्छा, आप जो लड़के आपको 18-20 आपको लगते हैं कि ये पाकिस्तान को सर्व करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, आप वो 18-20 लड़के ले लें, उसको फिर खुदा के वास्ते चेंज ना करें। जब आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन करते हो, जब लड़कों को ये मालूम नहीं होता कि हमने नेक्स्ट गेम खेलनी है कि नहीं खेलनी, नेक्स्ट सीरीज़ में हम हैं या नहीं, इससे यकीन करें इतना मोरल डाउन होता है कि उसकी परफॉर्मेंस अगर उसने देनी भी हो, उसके कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिलो चला जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये मेरा ख्याल है आपके पास अब ये जो नेक्स्ट मंथ है ये मोस्ट क्रिटिकल मंथ है एज फार एज सिलेक्शन इज कंसर्न्ड। आपको फाइनलाइज करके लड़कों को फिर आपको उनके साथ करना चाहिए। स्ट्राइक रेट का मामला बड़ा अहम हो जाएगा अगर हम यूएई में भी खेलते हैं T20 वर्ल्ड कप को, और अगर हम भारत में भी खेलते हैं तो T20 वर्ल्ड कप के दौरान, तो जब स्ट्राइक रेट का मामला इतना सख्त होगा कि हमें 200 रन करने पड़ रहे होंगे, अगर हम पहले खेल रहे हैं बाद में खेल रहे हैं तो वो चेस करने पड़ रहे होंगे, उसमें बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर, क्या उसको भी सोचना चाहिए हमारी टीम? अच्छा, मिसबा ने खुद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने लास्ट वीक की उसमें कहा कि सारी टीम 200 प्लस पे क्रिकेट खेल रही है, हम थोड़ा नीचे खेल रहे हैं।
मुझे ये समझ नहीं आती कि वो तो सहाफियों को कह रहे हैं कि हम नीचे खेल रहे हैं, तो भाई ये क्या कर रहे हो इरफान, तुम खिला रहे हो टीम को 200 से नीचे। मुझे समझ नहीं आती कि ये तो उनको क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए कि यू आर द हेड कोच, आपकी प्लानिंग क्या है। उनसे सहाफी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, आप सहाफियों से उल्टा पूछ रहे हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमने भी ये मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट है वो इस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते। आल्दो के रिजवान ने सबसे ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया पावर हिटिंग के लिहाज से, इनोवेशन के लिहाज से, जिस तरह वो उन्होंने अपनी डेवलप की है पावर हिटिंग, मेरा ख्याल है आउटस्टैंडिंग है। बट दोनों का एक साथ खेलना वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। आपने थोड़ी स्टेबिलिटी देनी है। मैं मानता हूँ कि आपकी T20 के अंदर भी थोड़ी स्टेबिलिटी वाले प्लेयर चाहिए होते हैं, बट सारे नहीं, या एक या दो, फिर दोनों एक साथ नहीं खेल सकते। आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बाबर के ऊपर आएगा। रिजवान मेरा ख्याल है जिस तरह का खेल रहा है शायद आप उसके साथ कंटिन्यू करें, उसने जिस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। बट जैसे हमने जिम्बाब्वे के लास्ट मैच के अंदर के देखा कि बाबर खुद 3 पे आए और उनसे हिटिंग नहीं हो पाई और फ़खर पीछे वेट करते रहे। तो बाबर को या दायरे का इस्तेमाल ही करना है, दायरे का इस्तेमाल करना है, या तो बाबर को अब अपना हर मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। T20 की मैं बात करूँ, ओबियसली ODI और टेस्ट में नहीं आप कर सकते। और अगर आपका फ़खर आपके पास है और शजील आपके पास है और अगर आपका प्लान ये है वर्ल्ड कप के अंदर लंबा जाना है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कोई मुज़ायका नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए कि दोनों भी जा सकते हैं और अब एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बने और अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर ठीक होगा और हम कोई अच्छी टीम बना पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और हम जल्दी ही टीम फाइनल कर लेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर लेंगे इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे एक नए सुबह के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।